Good morning, friends. How are you? I am before you with the analysis of the Hindu editorial of today, 8 July. It's a very nice editorial, piece of editorial, and we will try to learn each word that is contained in it, and at the same time try to understand the situation. ये जो सिचुएशन है ये अपने इंडो चाइना बॉर्डर पे जो अभी करंट में स्टैंड ऑफ चल रहा है उसी को लेकर है, ठीक है। और अभी दोनों तरफ से एक ब्रिंकमैनशिप चल रही है। ब्रिंकमैनशिप का अर्थ होता है यू ट्राई टू, ठीक है ना, आपका थ्रेटन ईच अदर बट नॉट एक्चुअली engaging in a war. This is called brinkmanship. This also goes. It has its own importance. लेकिन सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं। इसका टाइटल है स्टैंड ऑफ कीपिंग एन आई ऑन द न्यूक्लियर बॉल, ठीक है। ये जो स्टैंड ऑफ चल रहा है हिंदुस्तान और अपना चाइना के बीच में, इसमें हमने न्यूक्लियर बॉल के ऊपर भी नजर रखनी है। बॉल क्यों कहा इसमें, ठीक है ना। एक क्रिस्टल बॉल होती है ना जिसमें देखने से पता लग जाता है। ये मैं समझा रहा हूं आपको किस तरह से ऑथर ने बॉल का इस्तेमाल किया, न्यूक्लियर बॉल, ठीक है। तो ये अगर आपने कभी सुना हो तो जो लोग भविष्यवाणी करते थे तो उनके पास में एक क्रिस्टल बॉल हुआ करती थी। सच झूठ का पता नहीं है, लेकिन कई जगह अपन पढ़ते हैं क्रिस्टल बॉल। व्हेन वी गेज इनटू दिस क्रिस्टल बॉल you can see what is happening in the future. तो क्रिस्टल बॉल आपको फ्यूचर में हैपनिंग की जानकारी देता है। इसलिए ऑथर ने इसमें बॉल वर्ड का इस्तेमाल किया। पता नहीं मैं समझा पाया नहीं समझा पाया। बस ये है कि क्रिस्टल बॉल नहीं है, न्यूक्लियर बॉल है। न्यूक्लियर बॉल का अर्थ हो गया भाई चाइना क्या क्या कर सकता है, ठीक है ना। ये हमने ध्यान रखना है। इससे अपने यहाँ शुरू हो जाता ना कि हमने ये कर दिया तो वो पीछे भाग गया, ऐसा कुछ नहीं है। हमको इसको बहुत ही समझदारी से सीखना देखना पड़ेगा। लोगों जो लीडरशिप वो तो देख ही रही है, उनको तो हकीकत का पता है, लेकिन हमको भी देखना है। तो आप समझ गए न्यूक्लियर बॉल का अर्थ क्या है। तो इस स्टैंड ऑफ में हमने एक नजर न्यूक्लियर बॉल में भी देखना है कि न्यूक्लियर बॉल आपको दिखाएगी कि चाइना के पास में क्या क्या न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है ना, उसने जो डेवलप की है। हमारे पास में भी है लेकिन शायद मैचिंग नहीं है, उतनी नहीं है जितनी चाइना के पास में है। उसके कई कारण हो सकते हैं, वो अलग चीज है, ठीक है। इसकी सब हेडिंग है इन द कंट्रोल कन्वेंशनल एस्केलेशन। कन्वेंशनल का तो परंपरागत, जैसे युद्ध होता ना एक परंपरागत, और आजकल मॉडर्न युद्ध जैसे पाकिस्तान लड़ रहा है तो वो कन्वेंशनल वॉर नहीं लड़ा भारत के साथ में। पाकिस्तान इज फाइटिंग अ प्रॉक्सी वॉर विद पाकिस्तान, अपना विद इंडिया। कन्वेंशनल का अर्थ होता है पारंपरिक, परंपरागत। एस्केलेशन का अर्थ होता है, यहाँ पर इस संदर्भ में एस्केलेशन का युद्ध है। कई बार समझना पड़ता है कि एस्केलेशन का युद्ध कैसे हो गया। एस्केलेट का अर्थ होता है किसी भी सिचुएशन को हाइटन करना, टू हाइटन अ सिचुएशन, यानी उसको बढ़ाना सिचुएशन को। एस्केलेट तो ऊपर उठाना भी होता है, इसलिए बॉल्स वगैरह में जो आपके एस्केलेटर लगे होते हैं आपको ऊपर लेके जाते हैं आपके, ठीक है। अगर आप किसी सिचुएशन को एक्सकेलेट कर रहे हो तो उस सिचुएशन को आप एग्रेवेट कर रहे हो। तो एक्सकेलेट मतलब एग्रेवेट करना भी हो जाता है, बद से बदतर बनाना, तो एग्रेवेट। लेकिन इस संदर्भ में इसका एस्केलेशन का अर्थ है आपका युद्ध, ध्यान रखना, ठीक है। दिस सिचुएशन can snowball into an escalation। तो सिचुएशन पैदा हो रही है, उसके साथ उसके कारण युद्ध हो सकता है। और स्नोबॉल इनटू स्नोबॉल एक फ्रेज है जिसका अर्थ होता है, और इसके पीछे कंसेप्ट पता है क्या बच्चों। आप किसी बर्फ वाले इलाके में जाओगे और एक स्नो की बर्फ की बॉल बनाओगे और उसको आप बर्फ पे लुढ़काओगे तो ये बड़ी होती जाएगी। इसका अर्थ ही ये होता है कि कोई सी छोटी सी चीज है वो बड़ी हो सकती है और बड़ी होके वो युद्ध हो सकता है, ये इसका मीनिंग है। तो कन्वेंशनल एस्केलेशन अलोंग द एलएसी, अभी आप अच्छी तरह सीख गए होंगे।
LOC पाकिस्तान के साथ में, LOC चाइना के साथ में। इंडिया कैनॉट अफोर्ड टू इग्नोर चाइनाज एक्सपेंडिंग न्यूक्लियर आर्सेनल। आर्सेनल का तो होता है वेपन्स का जखीरा, उनके पास बहुत बड़ा जो आपका न्यूक्लियर वेपन्स का कलेक्शन है। आर्सेनल का तो कलेक्शन, ठीक है आप, तो उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, हम उसको इग्नोर, उसकी अनदेखी नहीं कर सकते। अनदेखी करना तो सुसाइड हो जाएगा हमारे लिए, ध्यान रखना, ठीक है। तो हेडलाइन से भी आप समझ गए, सब हेडलाइन से और क्लियर हो गया कि पूरा पैराग्राफ आपको ये बताएगा कि ये स्टैंड ऑफ चल रहा है, लेकिन साथ में हमने इस पे भी नजर रखनी है कि उसकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी क्या क्या है और उसका हमारे पास में क्या तोड़ है और उसको मैच कैसे करना है। हो सकता है हमारे पास इतने वेपन्स नहीं हो, लेकिन ध्यान तो रखना पड़ेगा। तो चलिए आप मेन पैराग्राफ में चलते हैं। डिस्पाइट डोमेस्टिक एंड एक्सटर्नल चैलेंजेस, इसका मतलब क्या हुआ? और ये चाइना के बारे में लिखा हुआ है। चाइना की अपनी डोमेस्टिक और एक्सटर्नल चैलेंजेस हैं, चाइना उसके बाद चुनौतियां हैं, घरेलू भी हैं और आपकी बाहरी चुनौतियां भी हैं, लेकिन उसके बावजूद और डोमेस्टिक चैलेंजेस क्या है वो अलग चीज़ है। चाइना के अंदर भी आपका जॉब्स की प्रॉब्लम हो रही है, वहाँ भी कई घरेलू मुद्दे उठ रहे हैं, ठीक है। कई लोग हैं जो चाहते हैं कि अभी ये कम्युनिस्ट पार्टी का जो ये है ये ख़त्म हो और रियल डेमोक्रेसी वहाँ आए, ऐसे भी है। और एक्सटर्नल चैलेंजेस भी हैं, 14 कंट्री से घिरा हुआ है, 14 कंट्री में सब के साथ में इनका पंगा है, इंडिया के साथ में पंगा है, ठीक है। और उधर अमेरिका और रसिया और इन कंट्रीज को भी, जापान वगैरह को भी इसको झेलना, तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं, ठीक है। साउथ चाइना सी में ये अपना कुछ करना चाहता है, लेकिन वो कर नहीं पा रहा है क्योंकि और भी देश वहाँ आ गए, क्योंकि उसका तो इलाका नहीं है वो, बात कर रहा हूँ। तो ये आपको समझना है, डिस्पाइट डोमेस्टिक एंड एक्सटर्नल चैलेंजेस, यानी घरेलू और बाहरी चुनौतियों के बावजूद, देयर इज नाउ ग्रोविंग एविडेंस। तो ये बड़े शानदार कोलोकेशन होता है। अगर आपने कहना है कि ऐसी ग्रोविंग एविडेंस है, इसका मतलब एविडेंस है और वो लगातार बढ़ती जा रही है, ठीक है। एविडेंस का मतलब क्या हुआ? ऐसे साक्ष्य हैं, सबूत हैं, और जो लगातार बढ़ रही है। ग्रोइंग वर्ड का इस्तेमाल आप कई जगह कर सकते हैं नाउन के साथ में, इसमें ग्रोइंग आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। जैसे ग्रोइंग कंसर्न, इसका अर्थ क्या हुआ? चिंता है और वो लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे सुंदर सुंदर चीजें आप सीखते हो और जो आपको ग्रामर नहीं सिखाती है ना। देयर इज ए ग्रोइंग कंसर्न इन द वर्ल्ड, ठीक है ना, आपका फॉर द स्प्रेड ऑफ कोविड। ग्रोइंग कंसर्न, कंसर्न मतलब चिंता, एंड ग्रोइंग कंसर्न का हो गया कि जो लगातार बढ़ रहा है। ये बड़े शानदार, इसे सीखते हैं हम, दिस इज हाउ वी लर्न, दैट्स राइट। There is now growing evidence that the People's Republic of China (PRC) continues to expand its nuclear arsenal। ये चिंता की बात है कि घरेलू और बाहरी चैलेंजेस के बावजूद PRC जो है, PRC मतलब चाइना, पीपल्स रिपब्लिक चाइना, तो चाइना कहेंगे उसको, ठीक है ना। ये अपने न्यूक्लियर आर्सेनल, न्यूक्लियर वेपन्स को लगातार एक्सपेंड कर रहा है, उसको बढ़ोतरी कर रहा है। जैसे आपने ये लैंड बॉर्डर को एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा है, वैसे ही। और फिर ऑथर क्या कर रहा है? विच इज वरीसम। वरीसम का अर्थ होता है चिंताजनक है, विच इज वरीसम, सिंपल वर्ड है, सबको आना चाहिए। इफ समथिंग इज वरीसम दैट क्रिएट्स वरी, यानी क्रिएटिंग वरी, तो चिंताजनक है, जो आपके चिंता पैदा करती है, वरीसम। बट एट द सेम टाइम, लेकिन उसके साथ साथ ये सरप्राइजिंग नहीं है, नॉट सरप्राइजिंग। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये चिंताजनक तो है लेकिन सरप्राइजिंग नहीं है। क्यों सरप्राइजिंग नहीं है? कैसा राष्ट्र जिसकी राष्ट्रीय नीति हो एक्सपेंशनिज्म की, जिसको वो नकारता है, तो ऐसे तो करेगा वो, तभी तो लोगों से लड़ेगा। बिना हथियारों कैसे लड़ेगा? भारत एक शांतिप्रिय देश है, तो भारत ने कभी भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह को बहुत ज्यादा बढ़ाने की कोशिश नहीं की, बस इतना बढ़ाया है ताकि बैलेंस हो सके पाकिस्तान के साथ में, थोड़ा बहुत चाइना के साथ में, ठीक है। चाइना इज परस्यूइंग ना, परस्यू का यूं अर्थ होता है किसी के पीछे जाना, लेकिन परस्यू का मतलब करना भी होता है, यानी किसी चीज के पीछे जाके उसको अचीव करना। एक तो मीनिंग इसका टू फॉलो हो गया, ठीक है, ठीक है। और जब अपने आप गोल को परस्यू करते हो तो उस गोल को प्राप्त करने की कोशिश करते हो, तो परस्यू का दूसरा अर्थ होता है टू ट्राई टू अचीव। ये भी आप हमको आना चाहिए अच्छी तरह से।
टू परस्यू द गोल ऑफ समथिंग, कोई भी गोल हो उसको परस्यू किया जाता है, उसको प्राप्त करने की चेष्टा की जाती है, ठीक है। तो वो क्या परस्यू कर रहा है? वो परस्यू कर रहा है प्लान मॉडर्नाइजेशन ऑफ इट्स न्यूक्लियर आर्सेनल। एक प्लान का मतलब जिसको आपने पूरी तरह से सुनियोजित किया है, और मॉडर्नाइजेशन का अर्थ होता है आधुनिकरण, ठीक है। अपने न्यूक्लियर आर्सेनल का वो एक प्लान मॉडर्नाइजेशन, नियोजित आधुनिकरण कर रहा है, उसको कर रहा है। क्यों कर रहा है ऐसे? उसके एक कारण है, बिकॉज इट फियर्स द मल्टी लेयर्ड मिसाइल डिफेंस कैपेबिलिटीज ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। तो उसको ये डर है कि इसको मेरे को काबू करना है। अब देखो ये इनके पास में मिसाइल है, तो अपना अमेरिका भी तो बहुत एडवांस्ड है, इन सबसे पावरफुल तो अमेरिका ही है। तो अमेरिका ने मल्टी लेयर्ड मिसाइल डिफेंस कैपेबिलिटीज बनाई है। कैपेबिलिटीज का तो योग्यता, क्षमता, और मल्टी लेयर्ड है। मल्टी लेयर का तो क्या, अमेरिका के ऊपर मिसाइल अटैक होता है तो उसमें कई लेयर्स हैं, एक लेयर, दूसरी, तीसरी, और ये जो आपकी मिसाइल्स हैं वो अमेरिका तक नहीं पहुंच पाएंगी। ये बहुत महंगे सिस्टम्स होते हैं जो अमेरिका पास में है। अमेरिका को इससे डर नहीं लगता है, आकाश में ही उनको वो नष्ट कर देगा, ठीक है। अब क्या होता है कि जो जिसके चैलेंजर होता है, तो चाइना हमको तो अपना चैलेंजर नहीं मानता है, अमेरिका को मानता है, तो उसके समकक्ष जो आपकी क्षमताएं है आपकी, है ना, वो उसको डेवलप करने की कोशिश करता है। इट इज आर्मिंग इट्स मिसाइल। अब आर्म का अर्थ आपका किसी बॉम्ब वगैरह से किसी को लैस करना हो गया, तो अपनी मिसाइल्स को किससे लैस कर रहा है? ये आर्म वर्ड सबको आना चाहिए बच्चों, ठीक है। आपका आर्म का मतलब भुजा होता है, सबको पता है, आपका लिम, है ना, और आर्म्स का मतलब वेपन्स होता है, ये भी हमें आना चाहिए। आर्म्स मीन्स वेपन्स, इसका मीनिंग वेपन्स भी होता है ना। और आर्म वर्ब भी है, वर्ब के मुताबिक इसका अर्थ होता है कि ना किसी को हथियार से हथियार देना, टू प्रोवाइड वेपन, या किसी चीज से आर्म करना, ये हमको आना चाहिए, ठीक है। किसी ने कहा कि कुछ चोर आए, देवर आर्म्ड, देवर आर्म्ड मीन्स देवर कैरिंग आर्म्स, इसका तो रहता है कि देवर कैरिंग आर्म्स। और इसका फिर भावार्थ भी होता है, फिगरेटिव मीनिंग तो होता है शब्दों का, है ना। अगर मैं ऐसे सेंटेंस बनाऊं आपको, आर्म विथ अ डिग्री इन IT, जनाब, he went to Silicon Valley in search of a job। तो इसका तो जाएगा कि IT सेक्टर की, ठीक है ना, डिग्री से लेस होकर सिलिकॉन वैली गया इन सर्च ऑफ जॉब ढूंढने के लिए, ये इसका मीनिंग हो गया। तो आर्म के कई मीनिंग है। तो अब ये क्या कर रहा है? इट इज आर्मिंग इट्स मिसाइल्स, अपनी मिसाइल्स को, क्योंकि अमेरिका के पास में मल्टी लेयर्ड मिसाइल डिफेंस कैपेबिलिटीज हैं, क्षमताएं हैं, अलग अलग उसमें स्तर हैं, तो वो अमेरिका तक उसकी मिसाइल पहुंच नहीं पाएंगी। विथ मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स। अब देखो ये सब टेक्निकल चीजें भी हैं जो हम समझ सकते हैं, तो बड़ी बात नहीं है आपका, ठीक है। तो यो भी ऐसी क्षमताएं तैयार कर रहा है। टारगेटेबल री एंट्री, जैसे समझो कि आपका शील्ड समझते हो, आपका शील्ड का मतलब होता है एक रक्षा कवच, ठीक है। अमेरिका ने लगाया, आपने उसके ऊपर मिसाइल्स का अटैक किया, तो उसका जो रक्षा कवच है आपकी मिसाइल्स को बर्बाद कर देगा, ठीक है ना। लेकिन उसके तोड़ में चाइना ने ऐसी व्हीकल्स बनाई हैं, अपनी मिसाइल्स बनाई हैं, जो एक बार वहां जाएंगी और जब देखेगी शील्ड है तो वापस लौटेंगी। तो कुछ मिसाइल्स अटैक करेंगे और कुछ मिसाइल्स वापस उसमें से घुस जाएंगी। तो हो सकता है शील्ड में से जगह बनाकर 2-4 मिसाइल्स उसमें से निकल जाएं आपका। तो ये कैपेबिलिटीज चाइना तैयार कर रहा है ताकि वो अमेरिका के मिसाइल शील्ड को न्यूट्रलाइज कर सके। अब समझ आया आपके? तो आपने चिंता नहीं करनी है, आपने इन चीजों को समझना है। धीरे धीरे ये समझ बना के हर चीज को आप समझ सकते हो। फिर भी अगर समझा रहा हूं आपको, अमेरिका के पास में एक मल्टी लेयर्ड, ठीक है, आपका मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, कैपेबिलिटी का क्षमता है, ठीक है, और ये मल्टी लेयर्ड है।
एक लेयर आगे पीछे, एक लेयर जैसे फौज लगाते हैं ना आपका, आगे ये पैदल सैनिक, फिर घुड़सवार, फिर हाथी वाले, फिर ये तोप ताप वाले, तो कितने को आप कवर करोगे। तो उसके तोड़ में चाइना ने ऐसी मिसाइल्स बनाई हैं जो टारगेटेबल है, वापस अपने टारगेट चले जाएंगी। री एंट्री गई, लौटी, और दूसरी मिसाइल्स ने शील्ड को तोड़ा, तोड़ते चले गए चक्रव्यूह की तरह, और दूसरी मिसाइल उसमें घुसते चली गई। ठीक है, न्यूट्रलाइज कर दो, समाप्त करना। न्यूट्रलाइज का होता है समाप्त करना। कई इसके अर्थ हैं। अगर कोई एसिड को न्यूट्रलाइज हो गया है तो वो न तो अभी एसिडिक रहा है ना आपका वो एल्कलाइन रहा है, लेकिन टू न्यूट्रलाइज एन एनिमी का होता है उसको समाप्त करना, ध्यान रखना आप। ठीक है, न्यूट्रलाइज एनिमी, एनिमी को समाप्त करना, इसका मतलब टू एंड, टू फिनिश द एनिमी, ये इसका मीनिंग हो जाता है। ठीक है, तो ऊपर से फोन आया, कोई टुकड़ी को भेजा आपने किसी ऑपरेशन के लिए। ठीक है, सॉरी एनिमी है, और पीछे से उन्होंने अपने मैसेज भेजा कि वी हैव न्यूट्रलाइज्ड द एनिमी। एनिमी भी हो सकता है, वो एनिमी शिप भी हो सकता है। एनिमी शिप को भी आपने न्यूट्रलाइज कर दिया, या सबमरीन को। इसका मतलब क्या हुआ, हमने एनिमी को या एनिमी की शिप को या उसकी सबमरीन को समाप्त कर दिया, एंड कर दिया। तो सब वर्ड्स आपको आने चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। ऐसे पैराग्राफ को देख के आपने घबराना नहीं है यार ये क्या हो गया, क्यों नहीं समझ सकते हम। अपने आप ही विश्वास रखो, और मैं आपको समझा रहा हूँ तो भी कह रहा हूँ ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली बहुत शानदार तैयारी हो जाती है हर एग्जाम की, इससे समझा रहा हूँ। न्यूट्रलाइज सबको आ गया, बच्चों की नहीं आया। ठीक है, तो वो तैयार कर रहा है ताकि वो अमेरिका की मिसाइल शील्ड को न्यूट्रलाइज यानी समाप्त कर सके। और समाप्त करने का अर्थ क्या हुआ, फिर आपकी चाइना की जो मिसाइल्स हैं वो अमेरिका की धरती पर गिर सकती हैं। ठीक है, चाइनाज डीएफ ये इसका नाम है, इसको कोई चिंता की बात नहीं, इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ये डिफेंस उसका एक आपका हथियार का नाम है। विच आर रोड मोबाइल, रोड मोबाइल आपको आना चाहिए। देखो आप बच्चों, ज़्यादातर जो मिसाइल्स होती हैं, और खास करके ICBMs, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो भारत ने भी बनाई है। ठीक है, तो ये एक जगह लगानी पड़ती हैं, बहुत भारी होती हैं। लेकिन ये रोड मोबाइल अगर है, ठीक है, तो और भी खतरनाक हो जाती है। थोड़ा आपको बताता हूँ, मेरे आर्म फोर्सेस के बैकग्राउंड से आपको नॉलेज दे सकता हूँ। जब कोई मिसाइल्स फायर की जाती है किसी देश पे, तो जो फायर करती है ना, तो उसकी लोकेशन पता लग जाती है कहाँ से फायर हुआ है, उनको वापस बर्बाद किया जा सकता है। लेकिन अगर वो अपनी जगह चेंज कर देंगे ही, तो फिर उनको बर्बाद नहीं किया जा सकता। अगर ये मिसाइल्स रोड मोबाइल है, तो जहाँ से ये फायर करेंगी वहाँ से अपनी पोजीशन चेंज कर देंगी, बल्कि मिसाइल जाके अपने टारगेट पे गिरे उससे पहले अपनी पोजीशन ये मीलों किलोमीटर तक दूर कर देंगे। तो फिर इनको नुकसान करना मुश्किल होता है, इनको बर्बाद नहीं किया जा सकता। जब इनकी लोकेशन का पता नहीं लगेगा, ये बर्बाद नहीं होंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसलिए ये और भी खतरनाक है। ठीक है, दे आर इक्विप्ड विथ MIRVs एंड पोटेंट पेनिट्रेशन एट। पोटेंट करता है पावरफुल, इनके पास जबरदस्त पावरफुल पॉइंट है, और ये आगे कहीं भी घुस सकती है। मोबाइल है ना, मोबाइल है, हो सकता है कि इसने यहाँ पर भी लगा दी हो। ठीक है, आपका पैंगोंग रीजन में, क्योंकि मोबाइल है, रोड बनाई, इसलिए रोड बनाई है उसने। ठीक है, ये खतरनाक काम है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप धीरे धीरे पढ़िए उसको आराम से, लेकिन पढ़ना है। अगर आप ये छोड़ देंगे तो फिर आप कैसे सीखेंगे। पोटेंट वर्ड सबको आना चाहिए। पोटेंट वर्ड करता है पावरफुल, है ना, पोटेंट पावरफुल, बड़ा अच्छा वर्ड सबको आना चाहिए। बल्कि इसका उल्टा वर्ड भी आना चाहिए, इंपॉर्टेंट। कोई आदमी इंपॉर्टेंट हो गया तो वो समझ गए होंगे तो इंपॉर्टेंट अर्थ क्या हो, नपुंसक हो गया हो, ताकत नहीं उसके अंदर, आप पावरलेस। कभी हम कहते हैं ना कि फलाने स्टेट में जो है आपका गवर्नमेंट हैज बिकम इम्पोर्टेंट, नपुंसक हो गई, वो एक्शन नहीं ले पा रही है ना, सब आना चाहिए। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए क्या लिखा हुआ है, एस्टिमेट्स एंड व्हाट इट मीन्स। एस्टिमेट्स का अर्थ हो गया कि लेखक शायद अपने को ये देगा कि भाई वहां पर कितने कितने एस्टिमेट, मतलब किसी का वो किसी के बारे में वो करना, हिसाब लगाना, अंदाजा लगाना कि उनके पास में क्या, और क्या उसका अर्थ है। एस्टिमेट्स क्या है, मतलब कितने उनके पास हथियार हैं, कौन कौन से हैं, क्या है, और उसके मायने क्या है। तो ये पैराग्राफ का हेडलाइन पढ़ने से पूरा पैराग्राफ समझ आ जाता है।
अब इस पैराग्राफ में ऑथर ने इसका आंकलन किया होगा कि चाइना के पास में कौन कौन से हथियार हैं और फिर उसका क्या अर्थ है। कोई दिक्कत की बात नहीं। द पीपल्स लिबरेशन आर्मी, PLA उसको कहते हैं, उनका एक अलग से रॉकेट फोर्स है। देखो आप अब कितने खतरनाक लोग हैं, देखो आप, उसका नाम है PLA-RF। PLA तो पता है आपको, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, चाइना की आर्मी का ऑफिशियल नाम है PLA, और RF आगे लग गया उसका तो रॉकेट फोर्स। उनका रॉकेट की फोर्स ही अलग है। ऑल्सो फील्ड्स आर रेंज ऑफ मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स, मतलब इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की जरूरत नहीं पड़ती आप, क्योंकि आपको 10,000 किलोमीटर दूर फायर करना हो तो ठीक है, लेकिन नजदीक करना हो 3-4 हज़ार किलोमीटर में तो ये इस्तेमाल करेंगे वो MRBMs, ये मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स है। ठीक है। फील्ड का अर्थ होता है तैनात करना। ठीक है। फील्ड वर्ड खेत होता है जो हमको पता है, ठीक है, लेकिन फील्ड वर्ब भी है। फील्ड का अर्थ होता है टू एम्प्लॉय, काम में लेना, टू फील्ड अ टीम। इफ आई से वी हैव फील्डेड आवर स्ट्रॉन्गेस्ट टीम अगेंस्ट पाकिस्तान, कोई मैच था, उस मैच में पाकिस्तान के खिलाफ हमने सबसे तगड़ी टीम उतारी है, मतलब अब कोई कह नहीं सकता कि आपने इसको कमजोर प्लेयर को ले लिया। तो फील्ड का अर्थ होता है एम्प्लॉय करना, उसको काम में लेना, ध्यान रखना ये वर्ड आना चाहिए। तो ये जो PLA-RF है, ऑल्सो फील्ड्स अ रेंज ऑफ, ये इसको भी आपका उपयोग करती है, मीडियम रेंज और फिर शॉर्ट रेंज भी इसके पास में, जिसकी मार शायद मुझे पता नहीं कितनी है, लेकिन होगी 300-400 किलोमीटर तो होगी। मीडियम रेंज की आपके 400, 4,000, 3,000, 4,000 बहुत हैं भारत के लिए। तो PRC's बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट, PRC चाइना के लिखा हुआ है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, तो जहाँ PRC लिखा हुआ उसका मतलब चाइना हो गया, है ना। तो उसकी जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, टेस्ट है 2019 में, व्हाट द हाईएस्ट अमंग द डेजिग्नेटेड न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स। संसार में बहुत सारे ऐसे संस्थाएं हैं जो इन पे ध्यान रखती है, डेजिग्नेटेड करता, जिनको नामित किया गया है कि न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं, जिसमें इंडिया भी है। तो ये जो है संस्थाएं उस पर वॉच रखती हैं कि फलाने साल में इसने कितने मिसाइल्स टेस्ट किए। तो ये कह रहा है कि लेखक कह रहा है, और इसमें पता नहीं भारत कितने मुझे पता नहीं है, कभी तो चाइना की बात की जा रही है, तो उसने कहा 2019 में जितने भी डेजिग्नेटेड न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं, वो जितने राष्ट्र हैं जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं, आप समझ आई मेरी बात में, उनमें से चाइना ने 2019 में सबसे ज्यादा टेस्ट किए। क्लियर हो गया। आराम से हमने समझना है, उनको सीखना है। NWS का अर्थ होता है न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स, और इसका मीनिंग होता है वो सारे राष्ट्र जिनके पास में न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है। आप ये शब्दों का बोलते समय इस्तेमाल क्या करो, ठीक है, कि इंडिया की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, उसकी क्षमता, चाइना की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, ठीक है। तो उसने सबसे ज्यादा टेस्ट किए। चाइनाज लॉपनोर, ये कई बार न्यूज में आता है, जहां ये टेस्ट करता है, साइट है इसकी, साइट कौन स्थान है, लोकेशन है, ठीक है। वॉज द साइट ऑफ चाइनीज सब क्रिटिकल टेस्टिंग। कोई चिंता की बात नहीं है, अगर ये शब्द आया सब क्रिटिकल तो सीखिए, ठीक है। मैं बताता हूँ आपको, सिंस द PRC अडॉप्टेड अ मॉरेटोरियम ऑन हॉट टेस्टिंग। अब बच्चों क्या होता है कि यही लैंग्वेज हमारे उसमें आती है RC के अंदर, फिर हम समझ नहीं पाते हैं कि क्या लिखा हुआ है। मैं आपको एक एक करके बताता हूँ, मेरे ध्यान से सुनिए, फिर मैं आपको इस सेंटेंस का अर्थ समझाता हूँ, ठीक है। तो क्या हुआ, जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसे पूरे संसार में ऐसी संस्थाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, और सबने उसमें दस्तखत किए हुए हैं। तो संस्थाएं ध्यान रखती है कि ये आपकी जो न्यूक्लियर पावर स्टेट है, इसने कितने टेस्ट किए हैं, ठीक है। और संसार में अच्छे काम भी होते हैं, तो ये भी किया गया है कि भाई जो हॉट टेस्टिंग का अर्थ हो गया वाकई आपने कोई न्यूक्लियर डिवाइस एक्सप्लोड की, उसको कहते हैं हॉट टेस्टिंग। आप समझ गए, आपका न्यूक्लियर डिवाइस को टेस्ट करना, तो उसके ऊपर PRC ने, चाइना ने एक मोरेटोरियम अपनाया हुआ था। मोरेटोरियम का अर्थ होता है बैन। अगर ये आपको वर्ड नहीं आता मैं इसको लिखता हूँ, मोरेटोरियम, इसका अर्थ बैन, क्या कहते हैं, निषेध, बैन, प्रोहिबिशन, ठीक है। और लोगों ने, जब सब देशों ने अपनाया होगा तो उसने भी करना पड़ा उसको, और ऐसा अगर चाइना ना करे, ठीक है, तो दूसरे देश उसके खिलाफ हो सकते हैं। आजकल इंटरडिपेंडेंस इतनी ज्यादा है, एक दूसरे के ऊपर आश्रित इतने सारे हैं हम, कि कई चीजों में दिक्कत हो सकती है। इसको कहते हैं इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे के ऊपर निर्भरता इतनी बढ़ गई है,
इंटरडिपेंडेंस इतनी बढ़ गई है कि अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता। आप बता रहा हूँ, तभी तो युद्ध होना आजकल बहुत होने वाले हैं नहीं। तो इंडिया को पता है युद्ध तो हो नहीं सकता, एक छोटे मोटे युद्ध तो कर सकता है जगह दबाने के लिए। तो उसने एक मॉरेटोरियम अपनाया था, अपनाना था टेस्टिंग पे, हॉट टेस्टिंग समझ गया आपका, जिसमें वाकई ही न्यूक्लियर, ठीक है ना, आपका न्यूक्लियर टेस्ट किए जाए, ठीक है। वो 1996 में अपनाया था उसने। अब छुपा के कोई कर नहीं सकता, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसने क्या किया, कौन सी कैसी टेस्टिंग की जो थोड़ा सा क्रिटिकल टेस्टिंग से नीचे है। अभी क्रिटिकल वर्ड भी आपको आना चाहिए। इंग्लिश में बहुत सारी चीजें सीखने की जरूरत है आपका। क्रिटिकल का अर्थ होता है, एक तो मीनिंग होता है इसका बच्चों सीरियस, ठीक है, ध्यान रखना। इफ आई से कंडीशन हैज बिकम वेरी क्रिटिकल, ठीक है, द सिचुएशन ऑन इंडो चाइना बॉर्डर इन लद्दाख हैज बिकम वेरी क्रिटिकल, इट इज ए क्रिटिकल सिचुएशन। इसके शानदार इकोलोकेशंस हैं। लेकिन क्रिटिकल का प्रयोग जब आप न्यूक्लियर आर्सेनल या न्यूक्लियर पावर प्लांट के साथ में करते हो, तो क्रिटिकल का अर्थ होता है कि उसमें आपने न्यूक्लियर मटेरियल का इस्तेमाल किया, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल। ध्यान रखना। पता नहीं मैं समझा पाया नहीं, मैं दोबारा बताता हूँ आपको। मैं अब एक उसको आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट से आपको थोड़ा उदाहरण देता हूँ। न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये तो पता ना सबको आपका, हाँ, किसी देश ने न्यूक्लियर पावर प्लांट बना दिया है, लेकिन इफ आई से इट हैज नॉट गॉन क्रिटिकल, इसका मतलब क्या हुआ, अपने एक न्यूक्लियर पावर प्लांट में अभी फिलहाल कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, वो टेक्नोलॉजी होती है फिशन। फिशन होता है ना, जिसमें एटम ब्रेक होता है, फिर बहुत सारी एनर्जी बनती है। ये तो पता है ना आपको, न्यूक्लियर प्लांट में फिशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और आपके फ्यूजन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, जिसमें एटम्स जुड़ते हैं और एनर्जी पैदा होती है। इसमें बहुत टेम्परेचर चाहिए होता है, तो ये इसमें सन में होती है। अपने ऑर्डिनरी न्यूक्लियर पावर प्लांट में ये फिशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, जिसमें एटम ब्रेक होता है, एनर्जी पैदा होती है, बहुत सारी रेडियो एक्टिविटी भी पैदा होती है, ठीक है। तो अगर मैं आपको कहूँ कि दिस न्यूक्लियर पावर प्लांट विल गो क्रिटिकल इन ए वीक्स टाइम, तो एक हफ्ते में इसमें न्यूक्लियर फिशन का काम शुरू हो जाएगा। इसमें फिर चेन रिएक्शन होता है। मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ आ रही है कि नहीं आ रही है आप? क्रिटिकल के दो अर्थ हो गए, एक तो सीरियस और दूसरा कि उसमें फिशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो गया है। यानी न्यूक्लियर, आपने कोई भी आपका जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं और उसके पास में इसका बहुत बड़ा खजाना है, प्लूटोनियम नीचे लिखा हुआ ना आपका, और भारत के साथ में उसकी तुलना कर रखी है, ठीक है। तो उसने सब क्रिटिकल टेस्टिंग की, यानी उसमें न्यूक्लियर के अंदर फिशन, मतलब उसने एटम बम नहीं बनाया, न्यूक्लियर बम टेस्ट नहीं किया, उसे नीचे की स्थिति में टेस्ट किया, हल्का। अब समझ आ गया आपका? सब का मतलब होता है नीचे, क्रिटिकल से नीचे। क्रिटिकल कब होगा कि जब कोई भी जो आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, चाहे वो प्लूटोनियम हो, थोरियम हो या यूरेनियम हो, ठीक है ना, उसमें फिशन की कार्रवाई शुरू हो जाएगी, ठीक है। और उससे नीचे की टेस्टिंग उसने की। अब आप मेरे ख्याल से मैं आपको समझा पाया। और ये लॉपनूर जैसे अपनी साइट है ना उड़ीसा में, तो वैसे उसकी भी साइट है लॉपनूर में, वो करता है, ठीक है। तो 1996 में उसने एक इसके ऊपर बैन जो है उसने अडॉप्ट किया था हॉट टेस्टिंग पे। हॉट टेस्टिंग मीन्स आपने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन नहीं करना, ठीक है, आपने परमाणु परीक्षण नहीं करना, तो उससे नीचे का टेस्टिंग उसने किया, ठीक है। आप समझ आ गया आपका? और उससे क्या हुआ, उसने जो है चाइना को इनेबल किया ना, इनेबल का अर्थ होता है योग्य बनाना। अच्छा, बड़े शब्द आना चाहिए इनेबल, इसका अर्थ होता है टू मेक एबल, टू मेक समबडी एबल, एबल बनाना, योग्य बनाना। किसकी योग्य बनाया? चाइना टू मिनिचराइज, मिनिचर का अर्थ होता है छोटा बनाना। अरे ये तो तभी तो टेक्नोलॉजिकली हमसे बहुत एडवांस्ड है वो। तो न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाया उसने, उसको छोटा सा बॉम्ब, मिनिएचर का अर्थ होता है छोटा। जैसे आपने थिएटर बनाया ना आपका, तो छोटा सा, इट इज ए मिनिएचर थिएटर। तो छोटा सा थिएटर, इसमें 60 लोग बैठ सकते हैं, अदरवाइज उसमें तो आप 500-600 लोग बैठ सकते हैं। मिनिएचर का तो था छोटा। तो मिनिचराइज किया वॉरहेड्स को। इस मतलब क्या हुआ, वॉरहेड में न्यूक्लियर तो है पावर, लेकिन छोटे हैं साइज में। एंड डेवलप न्यू डिजाइंस दैट हैव बीन प्रोग्रेसिवली इंटीग्रेटेड इनटू इट्स न्यूक्लियर आर्सेनल।
न्यूक्लियर आर्सेनल में समझा चुका हूं आपको, जो आपका न्यूक्लियर वेपन्स का आपके पास में है तो वो छोटी छोटी चीजों को डिजाइन में चेंज करके वॉर हेड्स, बॉम्ब के आगे जो आपका वॉर हेड लगता है उसको वॉर हेड कहते हैं। सब आपको समझ आना चाहिए। देखो बच्चों, नीचे एक बॉम्ब होता है, उसके ऊपर एक छोटा सा हेड होता है। बॉम्ब के अंदर तो बारूद होता है, ठीक है ना, आपका जो उसको लेके कहीं जाता है वॉर हेड को। वॉर हेड होता है खतरनाक। वॉर हेड जो नीचे टकराएगा, तो वॉर हेड अगर आपका कन्वेंशनल है तो उसमें वो ब्लास्ट होगा, उसमें स्प्लिंटर्स निकलेंगे जिसके लगेगा वो मकान टूट जाएगा, आदमी लगा मर जाएगा। लेकिन वॉर हेड न्यूक्लियर है तो वो फिर ये तो करेगा ही, लेकिन साथ में वो रेडियो एक्टिविटी पैदा करेगा जिससे बहुत सारे लोग मरेंगे। तो ये आपको आना चाहिए। बॉम्ब के आगे लगा हुआ एक हेड इज कॉल्ड वॉर हेड। तो उसने ये मिनिएचर वॉर हेड बनाए और इनकी नई डिजाइन को डेवलप किया और धीरे धीरे उनको अपने न्यूक्लियर आर्सेनल के अंदर इंटीग्रेट किया। उसने उनको शामिल किया, उनको उसका एक अभिन्न हिस्सा बनाया। इंटीग्रेट करता होता है अभिन्न हिस्सा बनाना, प्रोग्रेसिव करते हुए धीरे धीरे करते गए, बनाते गए, न्यूक्लियर आर्सेनल में जोड़ते रहे। तो न्यूक्लियर बॉम्ब तो उनके पास में होंगे, उनके पास में छोटे छोटे मिनिएचराइज्ड, है ना, वॉर हेड्स भी हैं। अब समझ आ गया आपको? हाँ, छोटे छोटे। तो छोटे छोटे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि बम तो कोई डाल नहीं सकेगा। बम डालेगा सारे देश आपके ऊपर टूट पड़ेंगे, क्योंकि उससे आपका ही नुकसान नहीं होगा, जिस देश में डाला आपको उसका नुकसान नहीं होगा, बहुत लोगों का नुकसान होगा। न्यूक्लियर विंटर आ जाएगा। सुना आपने न्यूक्लियर विंटर? ठीक है, तो इसलिए उनको पता है ये तो न्यूक्लियर बॉम्ब वाली स्थिति तो आएगी नहीं, छोटे छोटे बनाओ, छोटे छोटे बम बनाओ मिनिएचर साइज की। तो इसको उसने अपने न्यूक्लियर आर्सेनल में, न्यूक्लियर वेपन्स में शामिल किया धीरे धीरे। द पीआरसी यानी चाइना ऑल्सो सिट्स ऑन। अब देखो यहाँ सिट ऑन को तो बैठना नहीं है। सिट्स ऑन मीन्स इसके पास में टू हैव। टू सिट ऑन का मतलब टू हैव भी होता है, याद रखना। सिट ऑन मीन्स टू हैव। और किसी चीज पे वो बैठा हुआ है इसका मतलब उसमें है तभी तो बैठा हुआ है ना, ये सेंस है। सिट्स ऑन आ साइजेबल ना, ये साइजेबल वर्ड सबको आना चाहिए। साइजेबल तो ह्यूज, बहुत बड़ा, लार्ज नंबर। साइजेबल इन्वेंट्री सामान की लिस्ट को कहते हैं, ऑफ फिसाइल मटेरियल। नाउ फिसाइल मटेरियल वो होता है जिसमें फिशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है। फिसाइल मटेरियल सबको पता है, मेरे ख्याल से मैंने भी नाम भी लिए, यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, ठीक है ना, ये आपके फिसाइल मटेरियल है। ठीक है, ये न्यूक्लियर मटेरियल ऐसे समझ लो इनको, ठीक है। और एक मैंने बताया बहुत सारी संस्थाएं हैं जो इसका हिसाब लगाती हैं, और ये जो आपका है ना इंटरनेशनल पैनल ऑफ फिसाइल मटेरियल्स, IPFM, ये आपके इसको याद करो, याद काम आ सकता है। तो चाइना इस इंटरनेशनल पैनल, एक पैनल है, उसके हिसाब से ऐसा माना जाता है, एस्टिमेट किया जाता है, ऐसी गणना की गई है, ऐसा आकलन किया गया है कि उसके पास में 2.9 मैट्रिक टन वेपन ग्रेड प्लूटोनियम है। ध्यान रखना, ये ऐसा प्लूटोनियम नहीं है कि जो आपने किसी न्यूक्लियर, क्या कहते हैं इसको, रिकवरी मतलब होता है ना, मेडिसिन, न्यूक्लियर मेडिसिन में इस्तेमाल होता है। अरे वेपन ग्रेड है भाई, बात समझ आया भाई? प्लूटोनियम का इस्तेमाल, ठीक है ना, आपका न्यूक्लियर रिकवरी यानी इसका न्यूक्लियर जो आपका दवाई है उसमें इस्तेमाल होता है, लेकिन ये वेपन ग्रेड है। वेपन ग्रेड करता है जिससे वेपन बनाए जा सके। और उसकी क्षमता क्या है? उसकी क्षमता है 2.9 मैट्रिक टन। अब इसकी तुलना करो भारत के साथ में, भारत की है 0.6, और ये प्लस माइनस 0.6 लिखा हुआ है, उसका अर्थ है इसमें से 0.6 ऊपर नीचे हो सकता है। भारत का टोटली 0.6 है, जिसमें लिखा हुआ है कि वो प्लस माइनस 0.15 हो सकता है। WGP मीन्स वेपन ग्रेड प्लूटोनियम, ध्यान रखना, इससे हथियार बन सकते हैं। अदरवाइज प्लूटोनियम का इस्तेमाल न्यूक्लियर मेडिसिन के रूप में भी होता है, बट वो मेडिसिन ग्रेड है। फाइन। तो सब चीजों की अपने अपनी श्रेणियां होती हैं, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके पास में कितनी शक्ति है, और इनको ये हथियार बना सकता है। इतना टन उसके पास में होता है, हमारे पास 1 टन भी नहीं है, उसका लगभग 3 टन है। हमारे पास मतलब हाफ टन से थोड़ा सा ऊपर है, 0.6 टन है, ठीक है। और ये सब संस्थाएं, ये इंटरनेशनल पैनल जो है ना आपका फिसाइल मटेरियल्स का, ये एक संस्था है जो सबका आंकलन रखती है। इनके पास में पूरे आंकड़े बिल्कुल सही होते हैं, तभी लगा माइनस 0.15 टू भी नहीं किया उन्होंने, उनको इतना अपने आंकड़ों पे भरोसा है,
ठीक है, तो इसमें क्या समझ आया बच्चों आपको? तो इसमें यह समझ में आया कि जो डेजिग्नेटेड न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं, ठीक है, तो उसमें आकलन किया कि 2019 में उन्होंने कितने टेस्ट किए। जब उन्होंने संस्था ने देखा कि दूसरे लोगों ने इतने टेस्ट नहीं किए, लेकिन इसने चाइना ने बहुत सारे टेस्ट किए, ठीक है, और उसने सब क्रिटिकल टेस्टिंग की, यानी फुल फ्लेज न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सपोर्ट नहीं किया, तो उसमें खुद का भी नुकसान होता है। समुद्र के सतह के नीचे करो या जमीन के नीचे करो, ठीक है, वो फायदा नहीं है उसमें। दुनिया भर का न्यूक्लियर आपके पास में जो मटेरियल है, वो फिसाइल मटेरियल है, वो बेकार चला जाएगा, ठीक है ना। उसने मोरेटोरियम लगाया था हॉट टेस्टिंग पे, तो उसने फिर उसकी जगह क्या किया, उसने छोटे छोटे वॉरहेड्स बनाए। ये वॉरहेड्स को फिर धीरे धीरे उसने अपने न्यूक्लियर आर्सेनल में शामिल किया, ठीक है, और इसलिए इसके पास में, और इसके बाद बहुत सारा फिसाइल मटेरियल भी है। अब आपको आगे फिसाइल मटेरियल क्या होता है? तो फिसाइल मटेरियल वो होता है कि जिससे आपके न्यूक्लियर बॉम्ब बन सकते हैं, न्यूक्लियर आर्सेनल्स बन सकते हैं। और ये मटेरियल क्या क्या है? प्लूटोनियम, थोरियम और यूरेनियम, ठीक है। आई होप अब तो आपको आ गया फिसाइल मटेरियल क्या होता है, और ये तुलना की गई है दोनों की। तो इसलिए हमको इसका ध्यान रखना है। हम क्या बोल रहे हैं चाइना को, ठीक है, पब्लिक के लिए, सबके लिए, लेकिन हकीकत हमको, हमारी गवर्नमेंट को और हमारे आर्मी को पता होना चाहिए कि हमारा सामना किसके साथ में है, ताकि वैसे ही हम तैयारी कर सकें। और ऐसा भी नहीं है कि हथियारों से युद्ध जीता जाता है। जब फौज में था तो मैं एज एन यंग ऑफिसर, हम लोग ट्रेनिंग कर रहे थे, तो एक मुझे अच्छी तरह याद है, और वो सरदार जी मेरे को कभी भूलूंगा नहीं। तो एक मेजर थे आपके आर्मी के, तो हमने उनको कहा, ये तब की बात है जब बॉफर्स गन खरीदी जा चुकी थी, और वो छोटी सी गन पे हमको ट्रेनिंग दे रहे थे। तो मैंने शायद पूछा उनको, मैंने कहा सर ये तो हमारे बहुत छोटी सी गन है, और पाकिस्तान के पास में तो 135 mm की गन है, और ये बॉफर्स 130 है। पाकिस्तान के पास में ऑलरेडी थी, तो बॉफर्स खरीदी गई, थोड़ा मुकाबला हो सके, 135 mm। फिर हमने बॉफर्स खरीदी विच वाज 130 mm, समझा रहा आप? तो पता उसने क्या कहा सरदार जी ने? आई विल नेवर फॉरगेट हिज वर्ड, माय गॉड। उसने कहा, इट इज नॉट द मशीन, इट इज नॉट द गन दैट मैटर्स, इट इज द मैन who sits behind that gun that matters। पता नहीं समझ आया कि नहीं आप? ठीक है, पाकिस्तान के टैंक थे, लेकिन हमारे बहादुरों ने टैंक के अंदर ही हथगोले डाल दिए। हमीद को भूलना नहीं आप, शहीद हमीद को, हवलदार हमीद, ठीक, और टैंक ही उड़ा दिया। और जैसलमेर के लौंगेवाड़ा भुट्टेवाड़ा एरिया में पाकिस्तान के पैटर्न टैंक का, उसमें उस समय के बहुत जबरदस्त टैंक थे, कब्रिस्तान बना दिया। तो ये हिम्मत की बात है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी हथियारों का अपना प्रभाव तो पड़ता ही है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमको इसका पता होना चाहिए, ठीक है। और कितनी बड़ी बात तो सरदार जी ने कही थी, मेरे को छोटे साइज के सरदार जी थे वो। एक बार फिर कहता हूँ आपको, उन्होंने मुझसे, हमसे क्या कहा, हम सारे यंग ऑफिसर्स को, इट इज नॉट द गन दैट मैटर्स, गन का कोई महत्व नहीं है, इट इज द मैन सिटिंग बिहाइंड द गन दैट मैटर्स। मैं तो किसका होता है, उस गन के पीछे आदमी कौन बैठा हुआ है। और पता हो क्या कहते थे, ये बात है कश्मीर के बॉर्डर पे ट्रेनिंग के, और वहां से पाकिस्तान का जाफराबाद, पाकिस्तान को तो नहीं कहना, वो पीओके में है, बहुत सुंदर आपका रात को दिखाई देता है, आपको लाइटें जलती हैं बॉर्डर पे, बहुत दूर है बॉर्डर से। तो वो कह रहा है कि ये अकेली गन से मैं लड़ सकता हूँ पाकिस्तान की बहुत बड़ी आर्मी से। तो ये हिम्मत की बात है। एनीवे, चाइनाज एक्सपेंशन इज कॉज, एक्सपेंशन का मतलब हथियारों का, जमीन का नहीं, और एक्सपेंशन जमीन का भी कर ही रहा है वो, चाइना एक्सपेंशन मतलब उसका विस्तार। चाइनाज एक्सपेंशन इज कॉज फॉर कंसर्न, कॉज फॉर कंसर्न का मतलब चिंता का सब कारण। छोटे कोलोकेशन आप बच्चों इनको भी इकट्ठा करो यार, खूब सारा पढ़ो लिखो, समझदार बनो, ठीक है। कॉज फॉर कंसर्न है बिकॉज इवन एज द यूएस एंड रशिया आर अटेम्प्टिंग टू रिड्यूस द साइज ऑफ देयर रिस्पेक्टिव आर्सेनल। जहां एक तरफ अमेरिका और रशिया अपने आर्सेनल को, अपने हथियारों के जखीरे को, उसकी साइज को रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, अटेम्प्ट को कोशिश करना। चाइना इज ऑन एन एक्सपेंशनिस्ट मोड, और वो तो अपने बढ़ाने के मूड में, उसका विस्तार करने के उसमें मोड में। मोड का वे ऑफ बिहेविंग, वे ऑफ एक्टिंग इज कॉल्ड मोड। अंत उसमें आ रहा है भाई, अमेरिका और रशिया तो अपने न्यूक्लियर आर्सेनल्स को कम करने की चेष्टा कर रहे हैं, और पीआरसी क्या कर रहा है, उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये चिंता का विषय है।
द स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, मैंने कहा विश्व में बहुत सारे इंस्टीट्यूट बने हुए हैं, सब पे नजर रखती हैं। तो उसने क्या ऑब्जर्व किया है, उसने क्या देखा है, दैट चाइना न्यूक्लियर आर्सेनल हैज रिजन फ्रॉम 290 warheads in 2019 to 320 warheads in 2020। तो उसने एक साल के अंदर जो है आपके 30 warheads बढ़ा दिए। चिंता का विषय है, चिंता का विषय है। जितने न्यूक्लियर warheads होंगे, न्यूक्लियर आर्सेनल्स होंगे, उतने दुनिया को खतरा होता है। कभी warheads अगर आतंकवादियों हाथ में पहुंच गए तो क्या होगा, है ना, खतरे तो रहते ही है। अब मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको लग रहा होगा क्या हुआ, तो 290 से 320 हुए, 30 बढ़ाए उसने, क्योंकि अमेरिका और रशिया में तो 1000 से ऊपर है। बात कर रहा हूँ, उनके पास में ये वारहेड्स 1000 से ऊपर है और उसको रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। समझदार लोग हैं, ठीक है। अब ऑथर ये कह रहा है ये जो इंक्रीज है 290 से 320 का, माइट नॉट सीम लार्ज, सीम का लगना, ठीक है, तो ये ज्यादा नहीं लग रहा है। किसकी तुलना में, रिलेटिव, मतलब यहाँ पर तुलना का सेंस है, टू द साइज ऑफ न्यूक्लियर आर्सेनल ऑफ द यूएस एंड रशिया। यूएस और रशिया के आर्सेनल के साइज की तुलना में ये ज्यादा नजर नहीं आ रहा है, बट इट इंडिकेट्स, ये दर्शाता है कि लार्जर आर्सेनल की तरफ चाइना जा रहा है, जबकि वो देश अपने आर्सेनल को कम कर रहे हैं। तो समझ आया ना आपका। इससे उस देश की मानसिकता का पता लगता है। जब आपके दुनिया के दो सबसे बड़े ताकतें हैं, यूएस और रशिया, अपने आर्सेनल को कम कर रही हैं, तो तुम क्यों बढ़ा रहे हो? बढ़ाने का मकसद क्या है आपका? इसलिए ऊपर लिखा था ऑथर ने, इट इज कॉज फॉर कंसर्न, ये चिंता का विषय है। दिस प्रेजेंट्स इंडिया, यहाँ प्रेजेंट का मतलब सामने लाना, विद चैलेंजेस, इसके कारण अपने हमारे सामने, इंडिया के सामने ये चैलेंजेस, चुनौतियां आ रही हैं। यहाँ प्रेजेंट का मतलब आना, सामने आना, बिकॉज न्यू दिल्ली हैज टू कंटेंट विथ, कंटेंट का सामना करना होता है, ये सब आपको आना चाहिए। कंटेंट का मीनिंग होता है टू फेस, याद रखना बच्चों, हाँ, सामना करना, टू कंटेंट विथ समबडी या समथिंग, होता है टू फेस समबडी या समथिंग। ऐसा क्यों कह रहा ऑथर? क्योंकि इधर ये बढ़ा रहा है और इंडिया को दो चीजों का सामना करना है। एक तो न्यूक्लियर आर्म पाकिस्तान एज वेल, चाइना तो कर ही रहा है और पाकिस्तान के पास में न्यूक्लियर आर्सेनल्स हैं, तो इंडिया के लिए चिंता का विषय है नहीं। आप तो उसको एक इन चुनौतियों से उनको सामना करना पड़ेगा न्यू दिल्ली को। जब न्यू दिल्ली कहते हैं, इसका तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द इंडियन न्यूक्लियर आर्सेनल, इसी संस्था ने, ये जो आपका स्टॉकहोम संस्थान है, उसने कहा है कि उसके पास में रफली 100-150 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। अब तुलना कर लो आप, हमारे 150 हैं, पाकिस्तान के 160 हैं, उसके पास में 320 हैं, और अमेरिका रशिया के पास में 1000 है। एक्चुअली इससे पता लगता है कि आप कहाँ और विश्व कहाँ पर है, बता रहा हूँ आप, ठीक है। स्टैंड्स एट रफली का मतलब लगभग 150 न्यूक्लियर वॉरहेड्स, विद पाकिस्तान स्लाइटली अहेड विद 160। पाकिस्तान के पास 160 है, वो खाने को उसके पास कुछ नहीं है, लेकिन वो ये तो काम करेगा, बढ़ाने का काम करेगा। ये जो बढ़ा रहे होते हैं लगातार, तो ये इनकी मानसिकता पता लगता है कि कुछ भी उल्टा पुल्टा कर सकते हैं। और जो अच्छे राष्ट्र हैं, देखो वो कम कर रहे हैं, इससे पता लगता है कि इनकी कोई नीयत खराब नहीं है। जो बढ़ा रहे हैं उनकी नीयत खराब है, सीधी सी बात ही है। भाई वो हथियार जमा कराएगा तो क्या वो उसका हथियार को खाना थोड़ी है उसने, हथियार किसने किसी पे इस्तेमाल करने, तो उसका मतलब नीयत का पता लगता है, ठीक है ना। नीयत का मतलब क्या हुआ, आपकी थिंकिंग क्या है, आपका झुकाव रुझान क्या है। अच्छी बात नहीं है। पाकिस्तान के पास 150, हमारे पास में 150 है, ठीक है। और 150 जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं उसको किसको सामना करना है, 320 चाइना के और 160 पाकिस्तान के। कैसे करेंगे? द चाइनीज स्टेट माउथ पीस। नाउ स्टेट माउथ पीस का अर्थ होता है कोई भी ऐसा अखबार जो सरकार का पक्ष सामने रखता है। जैसे शिवसेना का मुखपत्र है ना, क्या नाम उसका, सामना। तो अगर उनके नेताओं को कुछ बोलना होता है तो उसमें छाप देते हैं, तो उसमें जो छपा हुआ होता है सामना के अंदर, वो शिवसेना के व्यूज होते हैं। तो वैसे ग्लोबल टाइम्स आपका चाइना का है, क्योंकि एक एक नेता तो अपने को, उनकी तो बात अपन सुन नहीं सकते हैं। तो ग्लोबल टाइम्स पढ़ लो, उससे पता लग जाता है कि वहाँ के लोग, वहाँ के लीडर्स क्या कह रहे हैं, क्या उनकी पॉलिसीज हैं और क्या वो चाहते हैं। तो उसने अभी क्या बोला पता, हैज रिसेंटली कॉल्ड फॉर, किसने, ग्लोबल टाइम्स। अब बच्चों आपको याद हो जाना चाहिए, आपकी जीके में काम आ सकता है। ये ग्लोबल टाइम्स अखबार का नाम है, जो चाइना का PRC का, ठीक है ना, आपका
मुखपत्र है। मुखपत्र समझते हो, वहां के लीडर ने जो कहना होता है वो इसमें छाप देते हैं। एक एक कैसे सुनोगे आप? तो उसने एज रिसेंटली कॉल्ड फॉर का तो होता है इसने डिमांड किया है, कॉल फॉर का तो डिमांड, ये फ्रेज आपको आना चाहिए, कॉल फॉर। ऐसे उसने मांग रखी है, कॉल फॉर का तो होता है डिमांड करनी। यहाँ पर इसका फ्रेज का अर्थ है संदर्भ में डिमांड, उसने डिमांड की, मांग रखी है, ठीक है। इसको भी आपको सुनने देता हूँ, बड़ा ये फ्रेज बड़ा शानदार है। एक आदमी ने कहा कि भाई आप जिंदगी फर्स्ट क्लास है, ठीक है ना, आपका नाइस जॉब, ब्यूटीफुल वाइफ एंड 2 किड्स, व्हाट एल्स कैन आई आस्क फॉर, व्हाट एल्स कैन आई कॉल फॉर, और क्या मांग सकता हूँ? तो उन्होंने एक डिमांड रखी है, उन्होंने ऐसी मांग की है कि हमारे पास 1000 वारहेड न्यूक्लियर आर्सेनल होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? क्योंकि यही संख्या अमेरिका और चाइना के पास में, सॉरी रसिया के पास में, और वो तो कम कर रहे हैं। बताओ, इससे इनको पता लगता है कि इतने न्यूक्लियर वारहेड्स क्यों चाहिए उनको, 1000 वारहेड। अंडरलाइनिंग द मोटिवेशन, अब समझे मोटिवेशन का अर्थ क्या हुआ? कि इनके पास में किस चीज से ये प्रेरणा पा रहे हैं, इस चीज से प्रेरणा पा रहे हैं ताकि वो रसिया और चाइना के न्यूक्लियर फोर्स को मैच कर सके, उनकी बराबरी कर सके। ये इस बात को अंडरलाइन करता है, अंडरलाइन करता होता है उसकी इंपॉर्टेंस बताना। मोटिवेशन का होता है प्रेरणा, ठीक है, इंसेंटिव ऑफ द पीएलए एंड द हार्डलाइन फैक्शंस। फैक्शन का तो होता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, सीपीसी और चाइना में कोई फर्क नहीं, एक ही बात है, यही पार्टी रन कर रही है वहां के कुछ आपके धड़े, फैक्शंस का मतलब उनके कुछ, सारे नहीं, सब नहीं, कई लोग तो अच्छे भी होंगे उसमें, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो हार्ड लाइन समझते हो, हार्ड लाइन फैक्शंस, जिनके विचार बड़े वो हैं, कड़े हैं, ठीक है ना, उनके कम्युनिस्ट विचारधारा बड़ी बड़ी हार्ड लाइन वाले माने जाते हैं, ठीक है। तो वो ये चाहते हैं कि हमारे पास में 1000 वारहेड हो ताकि हम मैच कर सके, मैच कर बराबरी कर सके किसकी, यूएस और रशियन न्यूक्लियर फोर्स लेवल्स। तो अच्छे लोग उसको कम रखते हैं या ज्यादा है पहले के, तो अब कम करने की कोशिश कर रहे हैं, और जिनके दिमाग में खुराफात है तो देखो ये ऐसा करते हैं आप। व्हाइल दीज नंबर्स आर इंपॉर्टेंट, हालांकि ये नंबर्स लेखक कह रहे हैं इंपॉर्टेंट है, बट इज इक्वली इफ नॉट मोर कॉन्सिक्वेंशियल आल्सो मींस इंपॉर्टेंट। लेकिन दिल्ली के लिए, ठीक है, आपका क्या इंपॉर्टेंट है, इक्वली इंपॉर्टेंट है, अगर ज्यादा नहीं तो वो ये है, China's nuclear modernization and diversified nuclear capabilities are likely to do for conventional military escalation। अब ये सवाल पैदा होता है कि इसी चिंता करने की जरूरत नहीं, आप आराम समझ सकते हो, मैं धीरे धीरे समझाता हूँ आपको, ठीक है, कि इंडिया चाइना का जो न्यूक्लियर मॉडर्नाइजेशन है, चाइना का जो आधुनिकरण है परमाणु अस्त्रों का, आणविक अस्त्रों का, और उसका जो डाइवर्सिफाइड न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है। डाइवर्सिफाइड का क्या किया उसने, न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाया, उसको पता है इसका इस्तेमाल तो होना बेकार है, तो उसने क्या किया, उसने सब ना आपका सब क्रिटिकल स्टेज की उसके मतलब उसके प्रयोग किए, और उसने फिर छोटे वाले बनाए ना आपके, तो ये हो गया डाइवर्सिफाइड का अर्थ होता है जिसमें बहुत भिन्न प्रकार के, ठीक है, ताकि आप क्या कहते हैं, शॉर्ट बैलिस्टिक मिसाइल बना दी 400 किलोमीटर तक की, 4000 तक की बना दी, उसको पता है कि बड़े बनाने की जरूरत ही नहीं है आप। तो ये कह रहा है, लेखक कह रहा है कि ये जो उसके पास में न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, छोटे बॉम्ब, ये भी तो काम आएंगे, है तो न्यूक्लियर, छोटे न्यूक्लियर बॉम्ब जो उसने बनाए हैं, ठीक है, ये उनकी कन्वेंशनल मिलिट्री के लिए क्या कर सकता है, अब समझ आया आपका। और ऑथर का इनडायरेक्टली अर्थ है कि हमारी आर्मी का और कन्वेंशनल का तो पारंपरिक आर्मी यानी फुट सोल्जर्स जो आपने सामने लड़ेंगे, ठीक है, तो उसमें फिर हमारे पास में है नहीं ये, तो ये जो उनके पास में डाइवर्सिफाइड न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज हैं, ये उनकी कन्वेंशनल मिलिट्री के लिए क्या कर सकती हैं अलोंग द इंडो चाइना इंडिया बाउंड्री। अब समझ आ गया आपके। और फर्क क्या है कि ये डाइवर्सिफाइड न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हमारे पास में नहीं है। और ये क्या था, आपको ध्यान है, आपको ऊपर लिखा हुआ था ये रोड मोबाइल है, और उन्होंने रोड बनाई है, तो इनके इरादे खतरनाक हैं। तो लेखक कह रहा है कि इनके पास ये अपनी आर्मी को कितना सपोर्ट दे सकती हैं अगर कभी वहां पर युद्ध का खतरा हुआ तो। लेकिन हमारे आर्मी के पास में ये न्यूक्लियर कैपेबिलिटी नहीं है लेकिन बड़े लेवल की है। न्यूक्लियर बॉम्ब्स हो सकते हैं, ठीक है ना, कुछ मिसाइल्स हो सकती हैं, वॉरहेड्स हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने इनके जैसे डाइवर्सिफाइड न्यूक्लियर कैपेबिलिटी तैयार नहीं की है, हमने तैयार नहीं की है।
क्योंकि ऐसा हमारा इरादा भी नहीं था। आप समझ आ गया आपके? तो इसमें जो लिखा हुआ है वो कह रहा है कि ये नंबर जो बताए गए हैं कि इसके पास इतने हैं, कितने होने चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसके बराबर अगर ज़्यादा नहीं तो न्यू दिल्ली के लिए क्या इम्पोर्टेंट है कि चाइना ने जो न्यूक्लियर आधुनिकीकरण किया है और उसका डाइवर्सिफाइड का होता है, उसका अलग अलग कैपेबिलिटीज पैदा की हैं, वो पीआरसी की आर्मी के लिए क्या कर सकता है अगर कभी हुआ तो बैकअप फायर हो गया, नहीं हो गया बच्चों, है ना आपका, जबकि हमारी आर्मी पास में ये कैपेबिलिटी नहीं है। ऑप्शन में आ गया आपको, तो चिंता की जरूरत नहीं है, ध्यान से पढ़ोगे सब कुछ आ जाएगा। बहुत शानदार पैराग्राफ है ये, और ऐसे पढ़ते रहेंगे। मेरा ऐसा मानना है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके दिमाग की नसें खुल जाएंगी ढंग से पढ़ोगे तो। कन्वेंशनल मिलिट्री बैलेंस बिटवीन इंडियन एंड चाइनीज फोर्सेज अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ध्यान रखना आप। इसलिए जो कन्वेंशनल मिलिट्री बैलेंस इंडिया और चाइनीज फोर्सेज में बीच में है, बैलेंस, संतुलन है नहीं, संतुलन उनके पक्ष में ज्यादा है कि उनके पास में डाइवर्सिफाइड न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है जो उनकी सेना की मदद कर सकती है एलएसी में, ठीक है। प्रेजेंट यानी प्रस्तुत करता है सिग्निफिकेंट चैलेंजेस फॉर इंडियन डिसीजन मेकर्स, तो भारत में जो निर्णय लेने वाले लोग हैं उनके लिए सिग्निफिकेंट यानी बहुत ही महत्वपूर्ण चुनौतियां प्रेजेंट करता है, पेश करता है। गिवन द वेरीगेटेड, गिवन, अब इसमें गिवन शब्द आपका प्रेपोजिशन है, याद रखना। कई लोगों गिवन में प्रेपोजिशन है, बिल्कुल प्रेपोजिशन है, ध्यान रखना बच्चों। दिस हाउ यू लर्न, मैं आपको प्रेपोजिशन पढ़ाऊंगा, उसमें पढ़ाऊंगा गिवन, ठीक है, लेकिन गिवन आपका प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन बाद में नाउन ग्रुप आता है। ये नाउन ग्रुप है पूरा था, वेरीगेटेड हाईली सोफिस्टिकेटेड नेचर ऑफ चाइनीज, ये नेचर में आपका आ गया ये नाउन, देखो आप, तो गिवन आपका प्रेपोजिशन है, ठीक है। इसका अर्थ होता है इसको देखते हुए, अगर आपको गिवन नहीं आता ना, गिवन आपका प्रेपोजिशन, इसका मीनिंग होता है टेकिंग इनटू कंसिडरेशन, इस पे विचार करते हुए, या लुकिंग एट समथिंग, किसी चीज को देखते हुए। जैसा अगर मैं आपको कहूं गिवन इज एज, इसका तो उसके एज को देखते हुए, आई कैनॉट एक मुश्किल काम था, आई कैनॉट गिव दिस वर्क टू हिम, दिस पीस ओवर कह सकते हो, वर्क भी कह सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन पीस कहोगे बेटर रहेगा, क्योंकि वो काउंटेबल नहीं होता है। इसका अर्थ क्या हुआ, उसके एज को देखते हुए ये काम मैं उसको नहीं दे सकता, ये काम शायद, ठीक है, भारी होगा। गिवन आ गया नहीं आया, तो गिवन द वेरीगेटेड का अर्थ होता है विभिन्न, वेरी से बना बच्चों, वेरीगेटेड वर्ड जो है आपका, ये वेरी से बना, वेरी का मतलब विभिन्न, इसी आपका एडजेक्टिव बना वेरियस रीजन, विभिन्न, है ना, इसे बनता आपका विभिन्नता यानी वैरायटी, सब बने होते हैं वर्ड आप। तो वेरीगेटेड एंड हाईली सोफिस्टिकेटेड, हाईली सोफिस्टिकेटेड होता है बिल्कुल अत्याधुनिक, नेचर ऑफ चाइनीज न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज, ध्यान रखना। अब ये तो हमारे पास थोड़ी है, रिलेटिव टू इंडिया, रिलेटिव इंडिया मीन्स इंडिया की तुलना में, ये देखते हुए कि उनके पास में ये न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है। छोटे छोटे उन्होंने आईसीबीएम नहीं कहना उसको, लेकिन क्या नाम था, जो भी नाम था उनका, मीडियम साइज का, मीडियम रेंज का और स्मॉल रेंज का, ठीक है। दे गिव बीजिंग कंसिडरेबल कोवर्सिव लेवरेज का एडवांटेज, ये बहुत शानदार है। और इनके कारण, ये जो इनके पास में वेरीगेटेड न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज हैं, इसके कारण इंडिया के समकक्ष या इंडिया की तुलना में बीजिंग को, ठीक है ना, आपका एडवांटेज देती है। और कैसी एडवांटेज है कि ये कोर्सिव लीवरेज देता है। अब आपको समझना पड़ेगा इसको, कोर्सिव लेवरेज क्या होता है। लेवरेज का अर्थ होता है एडवांटेज, एंड कोर्सिव का अर्थ है जिससे वो आपके ऊपर दबाव डाल सकता है। एक वर्ड है बच्चों कोइस, कोइस का अर्थ है किसी आदमी को प्रेशराइज करना, उसके ऊपर प्रेशर डालना, बहुत सुंदर है, प्रेशराइज करना। If I say I coerced him into submission, I coerced him into submission, तो मैंने उसको इतना दबाव डाला कि उसने मेरी पावर को स्वीकार कर लिया। सबमिशन कर दिए, हो गया आप, ठीक है।
एक लड़के ने कहा अपने दोस्त को, तेने इसमें दस्तखत क्यों किए? तो आपने कहा दे कोएस्ड मी, दबाव डाला मेरे पे, कोएस्ड मी इनटू साइनिंग दिस स्टेटमेंट, इनटू साइनिंग दिस स्टेटमेंट। तो कोएस का फ्रेज बनता है बच्चों, टू कोएस समबडी, ये सब आना चाहिए ना हमको, कोएस समबडी इनटू डूइंग समथिंग। फ्रेज आ गया कि नहीं आया आपका? हाँ। और कोएर्जन का अर्थ होता है आपका प्रेशराइज, प्रेशर, कोएर्जन, प्रेशर। दे यूज्ड कोएर्जन, इसमें मतलब क्या, प्रेशर का इस्तेमाल किया, इट मीन्स प्रेशर। जैसे मकान खाली कराना ना किसी को आपने, या तो फिर ढंग से कराओगे आप, नहीं तो प्रेशर डालो किसी तरह का, ऐसा ही। दे यूज कोएर्जन टू वैकेट द बिल्डिंग। कहते हो नहीं करोगे मैं तुम्हारी बेटी को उठा के ले जाऊंगा, समथिंग लाइक दैट, इट्स कॉल्ड कोएर्जन। और उन्होंने कोएर्सिव टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया, सब वर्ड्स आने चाहिए। तो ऐसी कोई रणनीति जिसमें आपने दबाव का इस्तेमाल किया होगा, ठीक है। तो वो अब आप उसमें पैराग्राफ में वापस आइए, लेवरेज का एडवांटेज, अगर लेवरेज नहीं आता आपको आना चाहिए। आप लेवरेज के बहुत सारे और भी आते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको भी कंफ्यूज नहीं करूंगा। इसका मीनिंग होता है एडवांटेज, फायदा, मतलब उसको पास में कोएर्सिव एडवांटेज है। अगर वो 2-4 बार आपको दिखाते हैं, उसको बताया कि आजकल सैटेलाइट हैं, देख रहे हैं, और वहाँ पर कह रहे हैं इनके पास में तो शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, हमारी तो है नहीं। हमने भी अभी वहाँ पर एक पुल बनाया है, पुल का फायदा यही हमारे टैंक आ जाएंगे, लेकिन टैंक के पास में बेचारे पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी नहीं है, ध्यान रखना आप, ठीक है। तो इनको वो दिखाकर भारत के ऊपर दबाव डाल सकता है, उसका फायदा उठा सकता है। अरे कटिंग पॉइंट। और ऐसे इसके फलस्वरूप बीजिंग, जो बीजिंग कहते हैं, दिल्ली कहते हैं, तो रिस्पेक्टिव सरकारें होती हैं, कुड कमिट फर्दर अग्रेशन, वो और आक्रमण कर सकता है अंडर द कवर ऑफ इट्स न्यूक्लियर आर्सेनल, और अपने न्यूक्लियर आर्सेनल के कवर में, उसकी सहायता से वो और एग्रेशन कर सकता है और हमारी जमीन कुछ और दबा सकता है। अब समझ आ गया आपके? तो ये इसका अर्थ है कोएर्सिव लेवरेज का, ठीक है। और इसका मेन कारण ये है कि तभी तो लेखक ने बहुत सुंदर ढंग से बताया है कि हमारे पास में तो है, लेकिन बड़े बॉम्ब है, उनका इस्तेमाल तो कोई नहीं करेगा। तो उन्होंने आपके छोटे छोटे टेस्ट किए हैं, ठीक है, और फिर उन टेस्ट के जरिए सब क्रिटिकल लेवल के उसने टेस्ट किए, और फिर उसने अलग टाइप के ये बनाए जिसमें छोटे बॉम्ब भी हैं, ये खतरनाक होते हैं, ठीक है। इंडीड वाकई द पीआरसी का मतलब चाइना हैज ऑलरेडी एंगेज्ड इन न्यूक्लियर सिग्नलिंग, अपने न्यूक्लियर सिग्नल उसने देने शुरू कर दिए हैं, ध्यान रखना। विथ सेट पीस वीडियोस, सेट पीस वीडियोस का तो पहले से तयशुदा वीडियो, पहले से तयशुदा, ठीक है ना। उसने अभी पहले से तैयारी की उसने, अभी मेरे ख्याल से सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, ये दिखा रहे हैं वो, तभी तो लेखक को पता लगा होगा, हम तो इतने देखते नहीं है। तो दिखाने की कोशिश करें, इसको कितने सिग्नल देना, सिग्नल दे रहा है, न्यूक्लियर सिग्नल दे रहा है, ध्यान से करना, ज्यादा पंगे मत लेना, ठीक है ना। आपके अखबारों में, टीवी चैनल में जो चलता है उसको हमारे कोई असर नहीं पड़ता है, हम दिखा रहे हैं आपको ये, ठीक है। इसको कहते हैं एंगेज्ड इन न्यूक्लियर सिग्नलिंग। तो आजकल जो है ना बच्चों, कन्वेंशनल वॉर की जगह ये भी बहुत चलता है कि उसको न्यूक्लियर सिग्नल दो, अपनी ताकत का अंदाजा करवाओ। तो उसके लिए उसने सेट पीस वीडियोस बनाए, पहले से सुनिश्चित वीडियोस बनाए, एंड दीज वीडियोस आर डूइंग राउंड्स ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। और डूइंग राउंड का तो होता है उस पर ये दिखाए जा रहे हैं, ये दिख रहे हैं, डूइंग राउंड। तो डू राउंड का अर्थ होता है, ठीक है, टू सर्कुलेट, सर्कुलेट होना, ये इसका मीनिंग होता है। सर्कुलेट समझ गए बच्चों, चारों तरफ फैला हुआ होना। अगर मैं आपको ये र्यूमर जो है ये सर्कुलेट हो रही है, ठीक है, कि फलाना फलाना आदमी फलानी पार्टी को ज्वाइन कर रहा है, मैं क्या कहूँगा, अ र्यूमर इज डूइंग राउंड्स, अ र्यूमर इज डूइंग राउंड्स दैट ही वुड ज्वाइन सो एंड सो पार्टी। मैं पार्टी का नाम लिख रहा हूँ, कोई भी पार्टी हो सकती है। तो ऐसी र्यूमर चल रही है, तो चलना, राउंड करना, सर्कुलेट होना आप, ठीक है। तो ये सेट पीस वीडियोस बनाते हैं और उसको सोशल मीडिया पे सर्कुलेट करते हैं, प्लेटफॉर्म्स पे, ठीक है। और ये इसके थ्रू वो ये सिग्नल दे रहे हैं कि हमारे पास में ये न्यूक्लियर
आर्सेनल्स हैं, ध्यान से करना आप। द मैसेज इज क्लियर टू न्यू दिल्ली फ्रॉम चाइना लीडरशिप, ध्यान रखना। और ये मैसेज जो है ये एक्चुअली मैसेजिंग है, आप संकेत दे रहे हो उनको, मैसेज दे रहे हो, और वो क्लियर है। क्या क्लियर है? कि वी हैव प्रेजेंटेड यू विथ अ फेट अकम्पली, हमने आपको बता दिया है कि ये तो होना ही है। फेट अकम्पली बड़ा सुंदर एक लैटिन फ्रेज है जिसका अर्थ होता है इनएविटेबल, समथिंग इनएविटेबल, इसको कहते हैं फेट अकम्पली। ये तो कई बार एग्जाम आया हुआ है, ठीक है ना, इसका अर्थ होता है समथिंग इनएविटेबल, ये तो होना ही है, ध्यान रखना आप। इसको डिक्शनरी में भी दिखाता हूँ आपको, जिसका होना निश्चित हो, जिसको चेंज नहीं किया सकता, विच हैज बीन डिसाइडेड, समथिंग डिसाइडेड एंड कैन नॉट बी चेंज, ये तो होना ही है और ये चेंज नहीं होगा, तो किसी चक्कर मत रहना। ये इसका मीनिंग होता है फेट अकम्पली। तो ऐसे पैराग्राफ आप जो पढ़ते हो बच्चों, तो कितना नॉलेज बढ़ता है आपको, तो कौन कोई फेट अकम्पली में आ जाएगा। और मैं कंप्यूटर में इसलिए पढ़ाता हूँ कि आपको मैं डिक्शनरी से इनके मीनिंग बता सकूँ, कि मैं आपको जो बता रहा हूँ 100% करेक्ट है। क्या देखो आप, इसका प्रूफ फॉर्म भी आपको आ जाए। An action which has already been done and which cannot be changed. The policy change was presented to us as a fait accompli, without consideration or discussion. उन्होंने कहता है हो गया है तो करना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते आप, कोई कंसिडरेशन नहीं है, कोई डिस्कशन नहीं है। It's called a fait accompli. An action which has already been done and which cannot be changed. इसमें लिखा है something which is inevitable. इसको होना ही है, ये तो होना है। ये ऐसे मैसेज दे रहे हो चाइनीज हमको, न्यू दिल्ली को, एक्सेप्टेड एंड मूव ऑन, अभी एक्सेप्ट कर लो और आगे बढ़ो। इसका मतलब क्या हो, जो उन्होंने करना वो करेंगे हम। बीजिंग इज, हालांकि ये ऑथर की अपनी राय है, अब इसको कैसे पढ़ें कैसे ना पढ़ें वो अलग बात है। बीजिंग इज कम्युनिकेटिंग, यानी बीजिंग मतलब फिर अगेन चाइना ये संदेश कम्युनिकेट का संदेश दे रहा है कि अगर आपने कोई एस्केलेटरी रिस्पॉन्स किया, दिल्ली से कोई एस्केलेटरी रिस्पॉन्स किया, मतलब क्या हुआ, युद्ध की प्रतिक्रिया, प्रत्येक रूप रिस्पॉन्स और प्रतिक्रिया, एस्केलेटरी मतलब युद्ध से संबंधित, यानी उसको बढ़ावा देने के संबंधित, ठीक है, ऐसा आपकी प्रतिक्रिया आई, तो न्यू दिल्ली विल एंकर प्यूनिटिव रिस्पॉन्स विद चाइना, माउंटिंग एग्रेसिव मिलिट्री एक्शन एट सेवरल पॉइंट्स अलोंग द एसी। तब क्या करेगा, तो चाइना जो है प्यूनिटिव रिस्पॉन्स देगा ना। प्यूनिटिव का अर्थ होता है रिलेटेड टू पनिशमेंट, प्यूनिटिव एक्शन का अर्थ होता है ऐसा एक्शन जिसमें आपने पनिश किया हो, ठीक है ना, एक्शन ऑफ पनिशमेंट, ठीक है, उसको कहते हैं प्यूनिटिव एक्शन। आई विल टेक प्यूनिटिव अगेंस्ट एक्शन अगेंस्ट यू इफ यू वायलेट दिस रूल, इसका इस्तेमाल करो। आई विल टेक, कितना कुछ सीखना पड़ता है बच्चों, प्यूनिटिव एक्शन अगेंस्ट यू इफ यू वायलेट दिस रूल। आपने अगर ये रूल वायलेट किया तो मैं आपके खिलाफ, ठीक है ना, आपका सजा देने वाला एक्शन लूंगा। तो अगर आपने एक्सक्लेटरी यानी उसको बढ़ाने की, जो आपकी बॉर्डर पे सिचुएशन है, बॉर्डर तो नहीं है वो एलएसी है, तो उसको बढ़ाने की कोशिश की तो आपको चाइना से प्यूनिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा, सजा देने वाली कार्रवाई चाइना करेगा। कैसे करके, माउंट का मतलब बढ़ाना, आक्रामक मिलिट्री एक्शन एट सेवरल पॉइंट्स अलोंग द एलएसी। ऐसे नहीं है एलएसी एक ही भाग पे, कि उसने तो उसके पास मतलब वो बॉम्ब भी है, दुनिया भर की चीजें हैं, तो पूरी एलएसी के ऊपर अलग अलग बहुत सारे पॉइंट्स पर वो एग्रेसिव मिलिट्री एक्शन करेगा, ठीक है। अब समझ आ गया आपके। हाउएवर दिस टाइम इट विल बी मोर कॉन्सिक्वेंशियल, हालांकि इस बार चाइना कह रहा है इस बार ये ज्यादा कॉन्सिक्वेंशियल होगा, यानी इसका ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। मार्च अप्रैल वाले केस में नहीं गुत्ता मुत्ता होगी, कोई बात नहीं, आप इस बार इसका प्रभाव गहरा होगा और व्यापक होगा, ये उसका कहने का अर्थ है, ठीक है। माउंट का मतलब बच्चों आपका अर्थ होता है करना, यहाँ पर ना जो माउंट को तो चढ़ाई करना होता है, तो वो एग्रेसिव मिलिट्री एक्शन माउंट करेगा। तो जब आप मिलिट्री एक्शन माउंट करते हो किसी देश के खिलाफ, तो वो मिलिट्री एक्शन आप उसके खिलाफ करते हो, ठीक है। हाउएवर दिस टाइम, वो ये भी कह रहा है इस बार ये ज्यादा कॉन्सिक्वेंशियल होगा, इसके यानी व्यापक परिणाम होंगे। कॉन्सिक्वेंस का तो परिणाम होता है ना, कॉन्सिक्वेंशियल का तो जिसके बहुत सारे परिणाम हो, व्यापक। अनलाइक द लास्ट मार्च अप्रैल का केस हुआ था ना पीएलए वाला, वो वाला नहीं होगा, दैट्स राइट, ठीक है, उसकी तरह नहीं होगा। अनलाइक
when the People's Liberation Army mounted rapid tactical offensive to occupy small territory at Pangong So and caught the Indian army by surprise. वो तो छोटा सा एक तरह से ड्रामा था। मार्च अप्रैल उन्होंने किया, हमारे आर्मी को पता नहीं लगा, अचानक कर दिया उन्होंने और हमारी वहां से जमीन उन्होंने दबा ली। ये वो कह रहे हैं, ठीक है, पैंगोंग सो में। ओके, अब आगे बढ़िए। नॉट विथस्टैंडिंग, बहुत बड़ा है, अरे बाप रे बाप, चलिए कोई बात नहीं। नॉट विथस्टैंडिंग एफर्ट्स टू डी एस्केलेट, ठीक ना, ये नॉट विथस्टैंडिंग का होता है के बावजूद, यानी डिस्पाइट। डी एस्केलेट का तो होता है जो सिचुएशन खराब हो रही है उसको थोड़ा सा ढीला करना, आपका उसको उसमें मतलब उसको हाइटन नहीं करना, उसको लोअर करना है। पर्टिकुलरली एट पेट्रोलिंग पॉइंट 14, जो भी इसका नाम दिया है, इसमें आपको ज़्यादा उसमें सोचने की जरूरत नहीं है। हॉट स्प्रिंग, गोगरा फोगरा, ये वो है ना आपका। तो वो कह रहे हैं कि हालांकि एफर्ट्स किए गए डी एस्केलेट करने के, यानी तनातनी को कम करने की इन पॉइंट पे कोशिश की गई है, उसके बावजूद डिस्पाइट का होगा ना, मैंने कहा नॉट विद स्टैंडिंग करते हो डिस्पाइट, ये वर्ड सबको आना चाहिए, बहुत सुंदर वर्ड है, नॉट विद स्टैंडिंग, इसका तो डिस्पाइट। जैसे अगर मैं आपको कहूं नॉट विद स्टैंडिंग, ठीक है, द फैक्ट दैट ही वाज अनवेल, क्या मीनिंग हुआ उसका? इस स्थिति के बावजूद कि वो उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, ही प्लेड वेरी वेल, ठीक है, उसकी अस्वस्थता के बावजूद वो अच्छा खेला। अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि डी एस्केलेट, यानी उसको सामान्य बनाने की जो कोशिश की जा रही है इन पॉइंट्स पर, उसके जो एफर्ट्स किए जा रहे हैं उसको थोड़ा मतलब जो है वो इतनी संगीन जो सिचुएशन ना रहे, उसके बावजूद, ठीक ना, उसके बावजूद चाइनीज फोर्सेस ने, और ध्यान रखना नॉट विथस्टैंडिंग हमेशा दो ऐसे कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंस को आपस में जोड़ता है जो आपस में परस्पर विरोधी हो। एक तरफ क्या हो रहा है, डी एस्केलेट करने के एफर्ट्स हो रहे हैं इन पॉइंट्स पे, पॉइंट 14, गलवान रिवर वैली, हॉट स्प्रिंग, गोगरा, है ना, और उधर क्या चाइना क्या कर रहे हैं, चाइना की ग्राउंड यूनिट्स है कंसोलिडेटेड देयर पोजीशन इन दी पैंगोंग सो एरिया, और वहां पर उन्होंने पोजीशन को और मजबूत कर, कंसोलिडेट कर होता है टू मेक स्ट्रॉन्गर, और इसको कई जगह इस्तेमाल करते हैं आप, कंसोलिडेट, कंसोलिडेट का होता है तो स्ट्रेंथन, ये इसका भी नहीं होता है, ठीक है। अगर आपने कहा फलानी पार्टी ने अपने वोट्स को यहाँ कंसोलिडेट किया है, तो इसका मतलब उसने अपने वोट बढ़ाए, मजबूत करना, बढ़ाना, तो पैंगोंग सो एरिया में अपनी पोजीशन को उसने स्ट्रॉन्ग बना दिया। देखो कितना, कैसे लोग हैं, इनका कैसे विशेष किया जा सकता है। एंड द एंटायर स्ट्रेच ऑफ एलएसी, पूरी स्ट्रेच का मतलब उसका पूरा जो आपका लंबी लाइन है एलएसी की, उस पूरी उस पे उसने अपनी स्थिति मजबूत की है। टू बी श्योर, पक्का करने के लिए इंडिया इज डूइंग द सेम, और इंडिया भी ऐसा कर रहा है, करना ही पड़ेगा, बैठे थोड़े रहेंगे, सरप्राइज कर देगा। बट द फिंगर्स 4 to 8 इन पैंगोंग सो वेयर द पीएलए इज इंट्रेंस्ड, यहाँ इस जगह पे जहां पर पीएलए मजबूती से अपने पोजीशन में है, एंट्रेंस का तो होता है किसी मजबूत पोजीशन में होना, ठीक है, मतलब अपना मोर्चाबंदी करना मजबूत, जिसको कहते हैं एंट्रेंच, इसका फिगर 8 भी होता है, ठीक है ना। ये किसी ने कहा ये इस पद से हट जाएगा, कहते कोई मतलब पॉलिटिकल पद था, किसी ने नहीं, हटने वाला नहीं है, ही इज स्ट्रांगली इंट्रेंस्ड इन दिस पोस्ट, एट दिस, ठीक है, पोस्ट, ही इज स्ट्रांगली इंट्रेंस्ड इन दिस पोजीशन। अब इसका लिटरल फिगर दोनों हाथ लगा सकते हो आप। अगर ये पॉलिटिकल पद है तो पॉलिटिकल पद में मजबूती से जमा हुआ है, उसको कोई हिला नहीं सकता। तो ये लोग भी वहां पर इंट्रेंस्ड हैं, उन्होंने अपनी मोर्चाबंदी के, ट्रेंच का मतलब मोर्चा होता है, ठीक है, एंट्रेंस मतलब मजबूती से उसमें बैठना, इज ए सीरियस पोटेंशियल फ्लैश पॉइंट, और वो एक इसलिए एक सीरियस पोटेंशियल फ्लैश पॉइंट बने। फ्लैश पॉइंट वो एरिया है जहाँ पर कभी भी युद्ध हो सकता है, वायलेंस हो सकती है, ये वर्ड आना चाहिए फ्लैश पॉइंट। कई बार चाइना के लिए कहते थे अपन कि सॉरी कश्मीर के लिए, कश्मीर हैज बिकम अ फ्लैश पॉइंट, वहाँ बहुत वायलेंस है, आवर प्लेस वेयर वायलेंस कैन हैपन, हिंसा हो सकती है, उसको कहते हैं फ्लैश पॉइंट। और न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है तो वहाँ पर न्यूक्लियर वॉर हो सकती है, ये भी ध्यान रखना। पोटेंशियल का मतलब
संभावना सीरियस पोटेंशियल है, ठीक है ना, ऐसी संभावना है। एज द इंडियन आर्मी इज लॉक्ड इन, क्योंकि हमारी इंडियन आर्मी जो है आई बॉल टू आई बॉल कन्फ्रंटेशन मतलब सामना अगेंस्ट चाइनीज एडवर्सरी, एडवर्सरी का तो होता है आपका सामने जिसके साथ में आपका मुकाबला है, तो उसके साथ में आई बॉल टू आई बॉल कन्फ्रंटेशन, बिल्कुल आमने सामने हो रखी है भारत वहां पर, ठीक है, और वो बाकी जगह उन्होंने अपनी पोजीशन मौजूद कर रखी है। इट कुड बिकम अ स्टेजिंग ग्राउंड, स्टेजिंग ग्राउंड का तो होता है जहां पर इसकी ऐसा स्थिति बने कि जहां पीएलए और इनग्रेस कर सके, यानी पीएलए और अंदर घुस सके, वहां से नहीं कहीं और से घुस जाएगा। नॉट विथस्टैंडिंग इंडियन डिफेंसिव प्रिपरेशन, ठीक है ना, और इंडिया के डिफेंस प्रिपरेशन तैयारी के बावजूद वो और कहीं घुस सकता है। फिर उससे क्या होगा, उससे ये हो सकता है कि हॉस्टिलिटीज कैन बी ट्रिगर्ड। ट्रिगर का मतलब होता है एकदम किसी चीज को, ट्रिगर का मतलब बंदूक का ट्रिगर जैसे फायर होता है, लेकिन यहाँ पर ट्रिगर हॉस्टिलिटीज का होता है, हॉस्टिलिटीज का यहाँ पर अर्थ है छोटे छोटे युद्ध, है ना, आपका वो ट्रिगर हो सकती है हॉस्टिलिटीज, यानी दोनों देशों के बीच में युद्ध, छोटे मोटे युद्ध हो सकते हैं, ठीक है। और ये कितना युद्ध होगा कि जो कोराकोरम रेंज से लगाकर अरुणाचल प्रदेश, कोराकोरम रेंज हमारी, ठीक है ना, पाकिस्तान और चाइना के बीच में एक बहुत बड़ी रेंज है पहाड़ों की, काराकोरम, कश्मीर में भी थी, अब मैं भी यहाँ रहा हूँ, एंड ये यहाँ तक फैल जाएगा कोराकोरम से लगाकर अरुणाचल प्रदेश तक, ठीक है। तो ये ट्रिगर हो सकते हैं हॉस्टिलिटीज, इतने बड़े अगर फ्रंट खुल जाएगा तो आप सोच सकते हैं कि हमारे देश में कितनी प्रॉब्लम हो जाएंगी, ठीक है। द चाइनीज न्यूक्लियर आर्सेनल कुड सर्व एज एन इंस्ट्रूमेंट टू कोएशन, और तब वो इंस्ट्रूमेंट का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि दबाव डालने का जो आपका यंत्र के रूप में वो अपने न्यूक्लियर आर्सेनल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अंडर विच द पीआरसी कुड प्रेस अहेड विद अ लिमिटेड एम्स वॉर, और लिमिटेड एम्स वॉर का तो होता है, वार तो होगी, ऐसा ये कह रहा है ऐसे वार नहीं, छोटी मोटी वार होगी, लेकिन उसका एम उसका बड़ा लिमिटेड होगा। और लिमिटेड एम क्या होगा इनका, चाइना का, कि किसी जमीन को दबा लो फिर बैठ जाओ, फिर छोड़नी नहीं आप, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे पैंगोंग का एरिया हो, चाहे कोई भी एरिया हो, ये इसके लिमिटेड एम्स वार हो सकते हैं, ठीक है। पूरे देश को तो फतेह नहीं कर सकता, ये तो इम्पॉसिबल है, हम भी कोई चूड़े थोड़े पहने बैठे हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, मोर चैलेंजेस फॉर इंडिया, अब इंडिया के सामने और चुनौतियां हैं। कॉन्सिक्वेंटली उसके परिणाम स्वरूप इंडियन डिसीजन मेकर्स नीड टू बी अवेयर ऑफ द PLA, पीपल्स लिबरेशन आर्मी रॉकेट फोर्सेस, लैंड बेस्ड मिसाइल फोर्स, ये बहुत खतरनाक है। अब ये जिनको समझ में आएगा उनको समझ आगे बहुत खतरनाक, क्यों हमारे पास में नहीं है, ये लैंड बेस्ड मिसाइल फोर्स है, ठीक है ना, और ये इनके पास में मोबिलिटी है, इधर से उधर जा सकते हैं, और अलग से इनके पास फौज है, इसका नाम है PLA RF है। RF का अर्थ हो गया रॉकेट फोर्स। PRC again China is believed to base a part of its nuclear arsenal in inland territories such as in far western Xinjiang region which is close to Axis China, वहां ये रख सकता है। China's land-based missiles are primarily road mobile, और रोड मोबाइल है जो जगह चेंज कर सकती हैं, और वो प्ले अ की रोल, ठीक है ना, किसी भी कन्वेंशनल ऑफेंसिव का तो अगेन यहाँ वॉर है, परंपरागत युद्ध में वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था वो अपनी जगह चेंज कर सकती है, ठीक है। द PLA माइट माउंट अगेंस्ट इंडियन फोर्सेज अलोंग द LAC, कन्वेंशनल ऑफेंसिव लगा सकती हैं, और उनके सपोर्ट में उनकी PLA RF के ये जो आपके न्यूक्लियर आर्सेनल ये काम आ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, कोरला इन जिनजियांग इज बिलीव्ड टू होस्ट DF-260 IR, मेरे ख्याल से इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं विद रेंज ऑफ 4000 किलोमीटर्स विच कैन पोटेंशियली, यानी उनके पास में ऐसी पोटेंशियल है, ऐसी क्षमता है, स्ट्राइक टारगेट्स अक्रॉस मोस्ट ऑफ इंडिया के टारगेट जहाँ जहाँ उनके हैं वो वहाँ पर आपके बम गिरा सकते हैं। देयर मोबिलिटी, क्योंकि ये लैंड मोबाइल हैं, रोड मोबाइल हैं, तो ये मोबिलिटी गिव्स देम अ हाई डिग्री ऑफ सर्वाइबिलिटी, तो ये सर्वाइव कर सकती हैं। अगर एक ही जगह रहेंगे तो इंडियन जो एयरक्राफ्ट हैं, बॉम्बर्स हैं, उनको नष्ट कर सकती हैं, लेकिन जगह चेंज कर देती हैं। DF-26 IRBMs कैन बी आर्म्ड विद ईदर कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वॉरहेड, उनके बॉम्ब के आगे कन्वेंशनल वॉरहेड लग सकता है या न्यूक्लियर वॉरहेड लग सकता है। अगर उनको बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन पैदा करना हो तो न्यूक्लियर वॉरहेड लगाएंगे, कन्वेंशनल वॉरहेड लगाएंगे तो बम फटेगा, वही नुकसान होगा कुछ एरिया तक। सिंस द IRBMs कुड बी ईदर कन्वेंशनल और न्यूक्लियर ट्रिप्ड,
टिप मतलब वॉरहेड, इनके वॉरहेड कन्वेंशनल भी हो सकता है। कन्वेंशनल के मैंने बताया ना बच्चों, जो बम फटता है उसमें बारूद होगा, स्प्लिंटर्स हो गए, फैलेंगे, बिल्डिंग टूट जाएंगे, आदमी मर जाएंगे। लेकिन न्यूक्लियर वॉरहेड होगा तो न्यूक्लियर वॉरहेड जो फटेगा तो उसमें आपका रेडियो एक्टिविटी निकलेगी, डस्ट निकलेगी, वो बहुत नुकसान करती है। असेसिंग चाइनीज ट्रिप वायर्स मीन्स ये सारे हथियार, ठीक है, विल मेक थिंग्स ट्रिकी, और वो चीज़ों को बड़ी ट्रिकी बनाएंगे। ट्रिक का मतलब यहाँ पर मुश्किल है। मुश्किल किसके लिए मुश्किल बनाएंगे? हमारे लिए। एज ए PLRFs कन्वेंशनल एंड न्यूक्लियर फोर्सेज आर लाइकली टू बी इम्बैटेड, क्योंकि दोनों साथ काम करेंगे। हमारे पास में एक ही है, तो वो तो आपकी आर्मी भी और साथ में उनकी ये रॉकेट फोर्स साथ में काम करेंगी। प्रेजेंटिंग चैलेंजेस फॉर बोथ द इंडियन सिविलियन एंड मिलिट्री, और दोनों के लिए चैलेंज पैदा करेंगे। अगर वो देश के बीच में डालेंगे तो सिविल अथॉरिटीज को भी आपका चैलेंज है, और मिलिट्री लीडरशिप के लिए भी चैलेंज है, ठीक है। अब ऑथर आगे कह रहा है बी ऑन गार्ड, सावधान रहो। यहाँ पे इसका मीनिंग होता है ऑन गार्ड, आई एम ऑन गार्ड, मैं सावधान रहो। Thus conventional escalation between Chinese and Indian forces along the LAC, इसलिए वो कह रहा है कि जब भी कन्वेंशनल एस्केलेशन होगा, पारंपरिक युद्ध होगा, ठीक है, तो उसमें न्यूक्लियर वेपन्स के रोल को आपको आंकना पड़ेगा, शामिल करना पड़ेगा। फैक्टर का अर्थ होता है घटक, लेकिन यहाँ पर फैक्टर आपका वर्ब है, मस्ट फैक्टर साथ में नहीं भी लगता है, ठीक है। आर यू गेटिंग पॉइंट? अगर आप किसी के साथ में युद्ध कर रहे हो, you must also factor in some extra weapons that your enemy possesses. Factor in, इसका मतलब उसके भी साथ में गणना करना, ये नहीं उसकी फौजी देखना, अरे फौज क्यों देख रहे हो, उसका न्यूक्लियर वेपन्स देखो भाई, उसका इसमें फैक्टर वर्ब है यहाँ, और उसके साथ में इन भी लगता है, इसमें नहीं लगाया उन्होंने, अदरवाइज फैक्टर इन होता है। कहीं भी लगा लो फैक्टर इन, फैक्टर समथिंग है, बड़ा शानदार फ्रेज है ये। यानी आप किसी चीज का अंदाजा लगा रहे हो, ठीक है, तो उस कैलकुलेशन में इसको भी शामिल करना। जो क्या लिखा हुआ है, बहुत शानदार फ्रेज है। जैसे किसी ने कोई मकान बनाना था तो उसका एस्टिमेट बनाया, तो आपने कहा भाई तेने एस्टिमेट बनाया बहुत अच्छा है, बट हैव यू फैक्टर्ड इन, तेने इस चीज को भी इंक्लूड किया अपनी कैलकुलेशन में कि अगर प्राइसेस बढ़ेंगी तो कितना % हमको एक्स्ट्रा पैसा चाहिएगा। हैव यू फैक्टर इन, ठीक ना, द पॉसिबल इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ, ठीक ना, आपका मटेरियल, construction material. To include something when you are doing a calculation, when you are trying to understand something, you कहते हैं factor in. People are earning more, but when inflation is factored in, people खूब कमा रहे हैं, ज़्यादा कमा रहे हैं, लेकिन जब आप मुद्रास्फीति को भी शामिल करते हो, they are no better off, उनको ज़्यादा कोई फायदा होता नहीं है। ये इसका मीनिंग है। तो ये बच्चों आपको सेंटेंस में आया कि नहीं? इस सेंटेंस का आपका बिल्कुल मीनिंग क्लियर है, फैक्टर इन। इसमें एक्चुअली फैक्टर इन पे होना चाहिए, तो कोई बात नहीं, मैं उसकी गलती नहीं निकाल रहा हूँ, मेरे से ज़्यादा समझदार और उनकी इंग्लिश मेरे से बेटर होगी नेचुरली। तो पीपल आर अर्निंग मोर, लोग ज़्यादा कमा रहे हैं, लेकिन जब आप इन्फ्लेशन को शामिल करेंगे, फैक्टर इन का शामिल करना, तो कहना दे आर नो बेटर ऑफ, ज़्यादा उनको फायदा नहीं है। द एज ऑफ द पेशेंट्स एंड देयर ओवरऑल हेल्थ मस्ट बी फैक्टर्ड इनटू द रिजल्ट। तो रिजल्ट है तो उसमें पेशेंट की जो हेल्थ है उसको भी देखो, और पेशेंट की एज भी देखो भी। इसका मीनिंग ये हो गया। आप देखिए, आप मस्ट फैक्टर इन द रोल ऑफ, तो इसको इसमें इन होना चाहिए, तो वैसे हिसाब से, मेरे हिसाब से, ठीक ना। तो जब भी इसको आप अगर तुलना करोगे दोनों की ना आपका, तो आपको न्यूक्लियर वेपन्स को भी शामिल करना पड़ेगा। एंड देयर इम्पैक्ट ऑन मिलिट्री ऑपरेशंस एग्जीक्यूटेड बाय द इंडियन आर्मी। और इंडियन आर्मी जो मिलिट्री ऑपरेशन करेगी, एग्जीक्यूट का अर्थ होता है उसको इम्प्लीमेंट करना, क्रियान्वित करना, तो उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा, इसको भी हमको शामिल करना पड़ेगा। एंड द इंडियन एयरफोर्स, और इंडियन एयरफोर्स क्या ऑपरेशन करेगी उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। इंडियाज स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड, स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड का अर्थ है कि जो हमारी रणनीति वाली कमांड है, ठीक है, युद्ध की रणनीति कमांड का मतलब हमने बना रखा है कि जिसमें न्यूक्लियर वेपन शामिल होते हैं, नीड्स टू बी ऑन ए हाइटेंड स्टेट ऑफ अलर्ट, और उनको बहुत ज़्यादा सजग होना है। हाइटेंड मीन्स बहुत ज़्यादा, अलर्ट मीन्स एकदम सचेत, ठीक है, किसके लिए? ताकि चाइनीज न्यूक्लियर थ्रेट्स को वार्ड ऑफ किया जाए। वार्ड ऑफ मतलब होता है अवॉइड करना, ये बड़ा अच्छा फ्रेज, ये भी आपको आना चाहिए। वार्ड ऑफ, टू वार्ड ऑफ करता है, टू अवॉइड, ठीक ना। एक आदमी दूसरे पूछा भाई तो ये ताबीज क्यों पहनता है,
है ना, व्हाई डू यू वेयर दिस एम्यूलेट, ठीक है। तो उसने कहा आई वेयर दिस एम्यूलेट टू वार्ड ऑफ इविल स्पिरिट्स, आई वेयर दिस एम्यूलेट टू वार्ड ऑफ इविल स्पिरिट्स। तो इविल स्पिरिट्स होती है ना, उससे बचने के लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ। इस सेंटेंस का अर्थ हो गया कि उनको बिल्कुल एकदम अलर्ट रहना है, और इसको भी अलर्ट रहना है क्योंकि इसी के पास में एसएफसी के पास में न्यूक्लियर वेपन्स हैं, दैट ना, बाकी तो है नहीं, और छोटे हमारे पास में है नहीं, पता नहीं है नहीं, मुझे पता नहीं है। इसे पता तो ये लग रहा है कि नहीं है, शायद चाइना ने बहुत सारे प्रयोग किए हैं, इतने हमने किए नहीं। फिर हमारे पास में फिसाइल मटेरियल भी नहीं है इतना ज़्यादा, जैसे उसके पास में उसका 3 टन के आसपास है और हमारे पास में आधा टन से थोड़ा सा ऊपर है, तो हर चीज़ का फर्क पड़ता है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि इसको हमको एयरफोर्स को, इसको सबको बहुत उच्च दर्जे की अलर्ट रहना पड़ेगा, अलर्टनेस रखनी पड़ेगी, सावधान रहना पड़ेगा, ठीक है, ताकि चाइना के न्यूक्लियर थ्रेट को, चुनौतियों को और ब्रिंकमैनशिप को, ठीक है, वार्ड ऑफ किया जा सके, ठीक है। ब्रिंकमैनशिप मैंने आपको बताया, ब्रिंकमैनशिप का तो होता है एक दूसरे को धमकी देना, कोएर्सन का इस्तेमाल करना, ठीक है ना, और जब तक सिचुएशन, युद्ध की सिचुएशन ना आए तब तक उसको ब्रिंकमैनशिप कहते हैं, ताकि बिना युद्ध लड़े ही डरा धमका के आप अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सके, उसको कहते हैं ब्रिंकमैनशिप, ठीक है। हम भी करते हैं पाकिस्तान के साथ में, पाकिस्तान कहते हैं मैं दिल्ली उड़ा दूंगा। तो जब वाजपेयी साहब के टाइम में अपने जॉर्ज फर्नांडिस साहब थे, वो कहे, तो वो डिफेंस मिनिस्टर थे, तो एक बम डाल हम पूरा पाकिस्तान साफ कर देंगे। करना किसी ने कुछ नहीं है, लेकिन ऐसे ही एक दूसरे को धमकी देते रहते हैं। दिस इज कॉल्ड ब्रिंकमैनशिप, ठीक है। और उसके साथ साथ में हमको गियर करना पड़ेगा, यानी गियर टू सपोर्ट मीन्स हमको तैयारी करनी पड़ेगी ताकि इंडिया की कन्वेंशनल फोर्सेस को हम मदद कर सकें। और किसने तैयारी करनी है? ये एसएफसी ने, इंडिया स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड को, जो भी हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है उनका इस्तेमाल करके ग्राउंड फोर्सेस को, कन्वेंशनल फोर्सेस को हमको मदद करना पड़ेगा। गियर्ड मीन्स बी प्रिपेयर्ड, ठीक है ना, ये आप वर्ड आना चाहिए, बी गियर्ड, बी गियर्ड मीन्स बी प्रिपेयर्ड, तैयार, इसका मीनिंग होता है बी प्रिपेयर्ड। इफ आई से आई एम फुली गियर्ड, चलो एक ही बात में वी कर दो, वी आर फुली गियर्ड, ठीक है ना, तो फेस द चैलेंज। सबको प्रयोग करना सीखो, बोलो इनको, बच्चों बोलोगे नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली, मैं आपको बता दूंगा। इसका अर्थ हो गया इस चुनौती का सामना करने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं, ठीक है। वाइल एस्केलेशन ऑफ द करंट स्टैंड ऑफ, करंट अभी जो आपका स्टैंड ऑफ है इंडिया और चाइनीज फोर्सेस के बीच में, ठीक है ना, इज नॉट इनएविटेबल। अब देखो, नॉट इनएविटेबल का था, तुरंत होने वाला नहीं है, हो सकता है ये ना हो। इनएविटेबल का था जिसका होना संभव है, विच इज बाउंड टू हैपन। ये तो वर्ड मैंने कई बार आपको कराया, इनएविटेबल। इनएविटेबल का अर्थ होता है, इनएविटेबल मीन्स बाउंड टू हैपन, बाउंड टू हैपन, जिसका होना निश्चित हो। एंड नॉट इनएविटेबल मीन्स ये इसका होना निश्चित नहीं है, मतलब ऐसा हो भी सकता, नहीं हो सकता, ऐसे भी हो सकता है, बट it would be a terrible mistake on the part of the Indian government to ignore the possibility। लेकिन इसकी संभावना को अनदेखा करना वो इंडियन गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ी मिस्टेक होगी। अब समझ आ गया आपको? लेखक कह रहा है कि जो करंट स्टैंड ऑफ है इसका एस्केलेशन हो सकता है कि ना हो, लेकिन इसको इग्नोर करना, इसकी पॉसिबिलिटी को, इसकी संभावना की अनदेखी करना भारत सरकार के लिए बहुत बड़ी गलती होगी। बिकॉज इट माइट नॉट कम फ्रॉम न्यू दिल्ली, क्योंकि ये जो एस्केलेशन है वो नई दिल्ली से नहीं आएगा, वो बीजिंग से आएगा, यानी चाइना करेगा। फिर क्या करोगे आप? आई होप कि आपके समझ आ गया, ठीक है। तो लास्ट में लेखक लिखता है, तो इसमें जो मेन चीज था, तो उसका लेखक का कहने का अर्थ ये था कि ये जो स्टैंड ऑफ चल रहा है, दोनों के बीच में तनातनी चल रही है इंडिया और चाइनीज फोर्सेस के बीच में, ये अभी इनएविटेबल नहीं है, यानी अवसंभावी नहीं है, ठीक है। लेकिन इसकी संभावना को इग्नोर करना, इसकी संभावना को नकारना, ठीक है ना, उसकी अनदेखी करना भारत सरकार के लिए बहुत बड़ी गलती होगी, सीरियस मिस्टेक होगी, क्योंकि ये संभावना दिल्ली पैदा नहीं करेगा, बीजिंग पैदा करेगा। समझ में आ गया आपके? यानी बीजिंग कर सकता है वट एवर द आउटकम, आउटकम का तो होता है रिजल्ट ना बच्चों, सबको आना चाहिए आउटकम, आउटकम का तो होता है रिजल्ट, रिजल्ट अपशॉट, इसका समझ होता है अपशॉट, ठीक है। व्हाट वाज द आउटकम ऑफ द टॉक्स, बातचीत का रिजल्ट क्या रहा?
वट एवर द आउटकम ऑफ द करंट क्राइसिस, जो करंट क्राइसिस अभी वर्तमान में संकट है, इसका कुछ भी रिजल्ट निकले, न्यू दिल्ली शुड स्टार्ट सीरियसली असेसिंग इट्स एक्सटेंड न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। ये तो करना पड़ेगा। एक्सटेंड का तो वर्तमान, एक्सटेंड का तो होता है बच्चों वर्तमान यानी प्रेजेंट। एक्सटेंड रूल्स का तो होता है वो रूल जो भी फिलहाल लागू है। ये सब कोलोकेशन आपको आनी चाहिए। उसको ऐसे बोलते हुए एज पर एक्सटेंड रूल्स मीन्स जो मौजूदा रूल्स हैं उसके हिसाब से, जो भी लिखना आगे लिख दो। एज पर एक्सटेंड रूल्स मीन्स जो वर्तमान में मौजूदा नियम है उनके हिसाब से आपको ये चीज नहीं मिल सकती, जो बोलना लिख दो आगे, ठीक है। और इसको न्यू दिल्ली को एसेस का तो उसको मूल्यांकन करने की जरूरत है। अभी जो हमारा प्रेजेंट में वर्तमान में हमारा जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन सिद्धांत है उसको एसेस करने की आवश्यकता है, उसका मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। एंड रीडबल एफर्ट्स टू गेट अ रॉबस्ट ट्राइडिक कैपेबिलिटी फॉर डिफरेंस। और लेखक ने आपने लिख ही दिया है और हमको अपने प्रयासों को दुगना करना चाहिए। काहे के लिए? एक मजबूत ट्राइडिक कैपेबिलिटी फॉर डेटरेंस। डेटरेंस का तो क्या, ताकि सामने वाला आपके नहीं कर सके, और उसको ट्राइडिक कैपेबिलिटी आपको पैदा करनी पड़ेगी। नाउ ट्राइडिक कैपेबिलिटी का था तो बच्चों ये तीन तरफा वाली पता है ट्राइडिक, अच्छा वर्ड है कैपेबिलिटी। ये सबको पता है ट्राइडिक कैपेबिलिटी क्या होती है। आपको जमीन की, लैंड की, एयर की और सी की कैपेबिलिटी को करना पड़ेगा, और साथ में ये क्या हो गया, सॉरी, ठीक है, ये तीनों की कैपेबिलिटी को आपको करना पड़ेगा ताकि वो डेटरेंस के रूप में इस्तेमाल कर सके। ये वर्ड बना हुआ है डेटर से। डेटर का अर्थ होता है प्रिवेंट समबडी फ्रॉम डूइंग समथिंग। बहुत लंबा हो गया बच्चों वीडियो, इसमें थोड़ा जल्दी में इसको पूरा करें। टू प्रिवेंट समबडी फ्रॉम डूइंग समथिंग, ठीक है, डेटर करना। और डेटरेंस हो जाता है किसी चीज़ की रोकथाम, ताकि ना कर सके। एक आदमी ने कहा मैं बंदूक खरीद रहा हूँ, कहते क्यों बंदूक क्यों खरीदा? कि मेरे पड़ोस के पास में उसके साथ मेरी अनबन रहती है, तो मेरे पास बंदूक होगी तो इट विल एक्ट एज अ डेटरेंस। इसको तो क्या हुआ, रोकने का काम करेगी। तो कई देशों ने अपनी न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया, भारत ने बनाया, डेटरेंस के लिए बनाया, किसी पे इस्तेमाल करने के लिए नहीं बनाया। लेकिन कोई हम पे करेगा तो हम भी करेंगे, और कोई नहीं करेगा तो हम भी उन पे नहीं करेंगे। तो इसका इस्तेमाल किसके लिए होता है? डेटरेंस के लिए, रोकने के लिए, रोकथाम के लिए, ठीक है। तो वो ये भारत को एक रोबस्ट का, स्ट्रॉन्ग, रोबस्ट नहीं आता तो इसको लिखो, ठीक है। बड़ा शानदार ये आर्टिकल था। वी नीड अ रोबस्ट ट्राइडिक कैपेबिलिटी फॉर डेटरेंस। और इसका इस सेंटेंस में एक चीज छुपी हुई है कि हम शांति प्रिय हैं। हम किसी पे अटैक नहीं करना है, हम किसी की जमीन को हमने दबाना नहीं है, लेकिन कोई हमारे ऊपर कोशिश करे तो उसकी रोकथाम तो करनी है ना। तो रोकथाम कैसे करो? गुलाब फूल देने से तो होगा नहीं चाइना को। तो उसके लिए हमको हमारे पास में ट्राइडिक कैपेबिलिटी होनी चाहिए, और दैट शुड बी न्यूक्लियर पावर्ड, लैंड भी, एयर भी और सी भी। तीनों कैपेबिलिटी हमने तैयार करनी है ताकि दुश्मन को वो रोक सके। हमको किसी की जमीन हथियानी नहीं है, लेकिन अगर चाइना ऐसा करता है तो उसका डेटरेंस भी हमको चाहिए। डेटरेंस तब होगा जब आपके आपस में एकदम इक्वल तो नहीं है, लेकिन अच्छी खासी ये सारी तीनों ट्राइडिक कैपेबिलिटी होंगी। एंड दैट शुड बी न्यूक्लियर इनेबल्ड। कोरिया नहीं हो काम किया, न्यूक्लियर इनेबल्ड होनी चाहिए। तो हमको भी प्रयास करना चाहिए। आपके पास में, अगर आपके पास में फिसाइल मटेरियल नहीं है तो कोशिश करें आप लोगों से लें, ठीक है, लोग दे भी देंगे आपको, ठीक है। और उससे फिर धीरे धीरे अपनी कैपेबिलिटी, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी आप भी बढ़ाएं। आप भी जो है आपका सब जो है क्रिटिकल टेस्ट करें, सब क्रिटिकल टेस्ट होंगे आप छोटे छोटे आप भी बनाएं। मैचिंग बनाना पड़ता है। अगर मैचिंग नहीं होगा, अगर एक गुंडे को पता है ये भी बहुत स्ट्रांग है तो उसे कभी हमला नहीं करेगा। जो पता है ये कमजोर है तो उसके ऊपर हमला करेगा। सीधी सी बात है, तो मतलब प्रकृति का नेचर है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। आई होप कि ये पैराग्राफ आपको समझ आया, बड़ा शानदार था। और ये लेखक बहुत तगड़े हैं, ध्यान आप, ये हर्ष बी पंत है जो आपके डायरेक्ट स्टडीज एट द ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन न्यू दिल्ली के उसके हेड है। और उनके साथ में जिसने लिखा ये बोमा कांति, ये एसोसिएट फेलो है, ये रिसर्च करते रहते हैं, तभी तो इतना लिख पाते हैं, इतनी जानकारी इनके पास में होती है। आई होप बच्चों ये आपको पसंद आया होगा, इसको लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। और जो मेरे चैनल पर नए हैं उसको सब्सक्राइब करें, और रोज इसी तरह से मैं आपके सामने वीडियो लाता रहूँगा। ये बहुत लंबा था, हालांकि पेपर में बस बहुत जल्दी आपका आ गया था ही, ठीक है। छोटा होता तो मैं इसको 7 बजे से पहले अपलोड कर देता। थैंक यू सो मच, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।